Okay, okay, let's start the class. First of all, welcome to everyone. Welcome to Avanti classes. My name is Manjeet Bhardwaj. I'm your chemistry lecturer. आज हम करने वाले हैं स्टेट ऑफ मैटर का सेकंड लेक्चर है ये, ठीक है। इसके अंदर क्या क्या पढ़ेंगे, कैसे कैसे पढ़ेंगे, वो सब हम आज डिस्कस करने वाले हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट इट। सबसे पहले इसके अंदर इंट्रोडक्शन बता देता हूँ आपको। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वर्सेस थर्मल एनर्जी, ये पहला टॉपिक होगा आपका। और एक और चीज हम करने वाले हैं इसके अंदर, गैस लॉज, ठीक है। जो गैसेस के ऊपर लॉज एप्लीकेबल होते हैं वो हम गैस लॉज इसके अंदर पढ़ेंगे। आइडियल गैस क्या होती है, रियल गैस क्या होती है, उसको भी हम फटाफट कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। लेट्स स्टार्ट द लेसन। फर्स्ट ऑफ ऑल, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वर्सेस थर्मल एनर्जी। थर्मल का मतलब होता है हीट, ये ध्यान रखना भी सभी, ठीक है। जहां पर भी थर्म मतलब हीट, आप किसी चीज को गर्म कर रहे हैं, ठीक है। ये सभी को पता है, हम पिछले लेक्चर में ही कर चुके हैं कि सॉलिड के अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो है सबसे ज्यादा होती हैं, इसीलिए वो सॉलिड होता है। लिक्विड में कम होती है, इसलिए मोलिक्यूल इधर उधर घूमते रहते हैं। सॉलिड में सिर्फ वाइब्रेशन करते हैं, और गैस में तो कहीं भी जा सकते हैं वो, है ना। वो अपनी जगह छोड़ सकते हैं, अगर उनके वाल नहीं है तो, चारों तरफ बाउंड्री नहीं है तो गैस कहीं भी जा सकती है, ठीक है, अगर एक्सटर्नल फोर्स ना लगे तो, ठीक है। तो गैसेस के मोलिक्यूल बिल्कुल फ्री होते हैं, तो एनर्जी जीरो होती है, आप ये कह सकते हैं, अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो। लिक्विड के अंदर कुछ होती है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, बट इतनी ज्यादा नहीं होती सॉलिड में। ये तो सिंपल सी चीज है। अब बात आती है थर्मल एनर्जी की। तो थर्मल एनर्जी देखिए क्या होता है, ठीक है। मैं आपको एक सिंपल सी चीज बता रहा हूँ। मान लीजिए आपके पास आयरन है, ठीक है, आयरन सॉलिड है। तो मैं क्या करता हूँ, इस हीट देता हूँ। ट्रायंगल का मतलब होता है हीट, ठीक है। ट्रायंगल चेंज के लिए भी वर्ड यूज होता है, हीट के लिए भी वर्ड यूज होता है। तो ट्रायंगल मीन्स हीट, ठीक है। यहां पर हम ट्रायंगल को हीट के लिए यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। ट्रायंगल का मतलब है हीट। तो अगर मैं इस आयरन के ब्लॉक को, आपके पास में एक आयरन का ब्लॉक है जिसको आप गर्म करते हैं, सपोज मैंने यहाँ पर इसको गर्म किया, और मैंने इसको इतना गर्म किया कि ये लिक्विड बन गया, ठीक है। इतना गर्म किया कि ये लिक्विड बन गया, सपोज दैट कि यहाँ पर आयरन लिक्विड बन गया, ठीक है। अप्रोक्सीमेट 1500 डिग्री सेल्सियस पर आयरन जो वो लिक्विड हो जाता है। तो यहाँ पर आपके पास में लिक्विड आयरन है, ठीक है। तो क्या हुआ, मैंने इसको हीट दी, और ज्यादा हीट दे दी मैंने इसको, फिर से और ज्यादा हीट दी। तो क्या हो गया, जो आयरन था, जो लिक्विड आयरन था, अब वो लिक्विड आयरन ज्यादातर क्या है, गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, यानी कि वो गैस की फॉर्म में इधर उधर जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आयरन जो अपनी शेप बदल रहा है। वेट अ मिनट गाइस। ओके, तो लिक्विड से आयरन जो है वॉइस बहुत कम आ रही है। वॉइस किसी और को भी कम आ रही है क्या भाई, जस्ट टेल मी। कोई और भी है जिसको वॉइस से प्रॉब्लम? सुनीता हैज प्रॉब्लम फ्रॉम वॉइस। बेटा हेडफोन लगा के देखिए, ठीक है, मे बी। परफेक्ट, ठीक है। ओके, हेडफोन लगा के देखिए सुनीता बेटा। तो यहाँ अब हम बोलते हैं कि हमने क्या किया, सॉलिड था, सॉलिड को हीट किया, हीट से वो लिक्विड में चेंज हो गया, और हीट किया तो वो गैस बन गया, है ना। तो यहाँ आयरन जो है ये गैसियस फॉर्म में आयरन आने लग गया, गैस। तो इस तरह से अगर आप ध्यान दें, इस तरह से, तो हम क्या कर रहे हैं, हीट बढ़ा रहे हैं। हीट, ये हीट है बेटा, हीट इंक्रीज हो रही है। हीट को इंक्रीज करने से क्या हुआ, हीट इंक्रीज करने से सॉलिड से वो गैस बन गया, कोई पर्टिकुलर सब्सटेंस। इसका मतलब थर्मल एनर्जी सबसे ज्यादा किसके अंदर है, मुझे चैट बॉक्स में बताइए फटाफट। विच हैज द मोस्ट इंटरनल एनर्जी और थर्मल एनर्जी, कौन है जिसमें थर्मल एनर्जी सबसे ज्यादा है? जस्ट टेल मी ऑन द चैट बॉक्स, सॉलिड है, लिक्विड है, या गैस है? जल्दी से बताइए।
लिक्विड में, सॉलिड में, सारे आंसर दे दो, एक बच्चा गैस भी बोल देगा। अरे हीट किया मैंने सॉलिड को, तो हीट करने पर वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, मतलब सॉलिड ने हीट गेन कर ली ना, तो लिक्विड में ज्यादा होगी। फिर गैस को, लिक्विड को फिर से हीट किया, वो गैस बन गया, तो गैस ने और हीट जो गेन कर ली, तो मतलब गैस में सबसे ज्यादा थर्मल हीट है किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस के लिए। समझ गए? यानी आयरन के लिए, आयरन अगर गैस फॉर्म में होता है तो मतलब सबसे ज्यादा हीट है आयरन में। समझ गए? दैट इज क्लियर है सभी को? अलीशा ने सही आंसर दिया बस। बाकी सबको क्लियर हो गया अभी? ठीक है, ओके। उमेश के लिए भी धीरे बेटा फिर से ज्वाइन कर लो। विच चैप्टर इज गोइंग ऑन? ये 5th चैप्टर चल रहा है बेटा। गैस में ज्यादा होगा वहां हीट ज्यादा देनी होगी। यस बेटा, गैस में सबसे ज्यादा थर्मल एनर्जी होती है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो ये अब आपको समझ में आ गया, मतलब देखिए इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस सबसे ज्यादा होती हैं सॉलिड में। ठीक है, ज्यादा होती हैं। और थर्मल एनर्जी, हीट एनर्जी सबसे ज्यादा होती है गैस में। उल्टा होता है एक दूसरे का, ये सबको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब जरा डायग्राम देखते हैं फिर से। एक और डायग्राम है हमारे पास, तो इसमें देखिए इंक्रीजिंग थर्मल एनर्जी इंक्रीज हो रही है, तो सॉलिड से गैस की तरफ, गैस में सबसे ज्यादा थर्मल एनर्जी है। ठीक है, थर्मल एनर्जी हीट। और इंटरमोलिकुलर फोर्स जो है वो सॉलिड में सबसे ज्यादा है। क्लियर है? तो ये डायग्राम आपको डेमोन्स्ट्रेट करता है किसके अंदर सबसे ज्यादा हीट एनर्जी है और किसमें कम है। क्लियर है सभी को, है ना? आई थिंक अब ये क्लियर होना चाहिए। लर्न रख लीजिए, एक दूसरे के रिवर्स होते हैं ये। अगर आपको इंटरमोलिकुलर फोर्सेस पता है तो थर्मल एनर्जी अपने आप उसका रिवर्स होगा। अब बात करते हैं स्टेट वेरिएबल की। स्टेट वेरिएबल क्या होते हैं भाई? ठीक है, स्टेट वेरिएबल के लिए भी एक सिंपल सा डायग्राम देखते हैं। गुड इवनिंग बेटा। स्टेट वेरिएबल के लिए भी सबसे सिंपलेस्ट डायग्राम देखते हैं कि स्टेट वेरिएबल क्या होते हैं। तो मान लो आपके पास में आयरन है, ठीक है, और वो आयरन जो है, आपके पास जो आयरन है उसकी कुछ कंडीशंस हैं, वो कंडीशंस मैं आपको बता रहा हूँ। प्रेशर जो है 1 atm है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। टेम्परेचर जो है आपके रूम में जो टेम्परेचर है वही रूम टेम्परेचर है। ठीक है, रूम टेम्परेचर माना जाता है 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, एग्जैक्टली ये मानते हैं। फिर वॉल्यूम जो है मान लो वो 200 ml है, और 200 ml लोहा है आपके पास। ठीक है, मैं जस्ट वॉल्यूम की बात करूंगा, केजी में नहीं, 1 kg के आसपास बनेगा, हम उसको नहीं लिखते। ठीक है, तो 200 ml आपके पास लोहा है। 200 ml, एक एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर जो हमारे ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पड़ रहा है, जो हम पर भी पड़ रहा है वही, यानी आपके रूम में रखा हुआ एक लोहा है जो 200 ml वॉल्यूम है जिसका। ठीक है, अब बताइए ये सॉलिड है कि लिक्विड है कि गैस है? मुझे ये बताइए, आपके रूम में एक लोहे का टुकड़ा पड़ा 200 ml का, वो सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है? जस्ट टेल मी ऑन द चैट बॉक्स गाइस, चैट बॉक्स में बताइए मुझे फटाफट। सॉलिड है, सबको पता है रूम में सॉलिड ही होगा, है ना? यस, राइट। लिक्विड, लिक्विड लोहा कौन रूम में रखता है भाई? किसी के पास लिक्विड लोहा है रूम में? नहीं होगा ना बेटा। श्रेयशी एंड तुषा बेटा, है ना? तुषा ने लिख दिया सॉलिड है, ठीक है। श्रेयशी, समझ में आया बेटा? सॉलिड होगा ना, रूम में कोई भी लोहा रखोगे सॉलिड ही होएगा, ऑब्वियस है। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन लगते हैं हम लोहे की। इसी लोहे को अब मैं क्या करता हूँ, यही आयरन है, ठीक है, लेकिन अब मैं प्रेशर तो उतना ही रखता हूँ, 1 atm। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो एटमॉस्फेयर हमारे ऊपर डालता है उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। टेम्परेचर मैंने बढ़ा दिया, 1500 डिग्री सेल्सियस कर दिया टेम्परेचर। ठीक है, वॉल्यूम उतना ही था, वॉल्यूम 200 ml ही था। अब बताइए, ये वाला आयरन तो था सॉलिड, ठीक है, ये सॉलिड है, ओके, ये आयरन तो था सॉलिड, कंडीशनें मैंने आपको बताई तो आपने बोला ये सॉलिड है। ये आयरन अब क्या होगा? कंडीशंस आपके सामने हैं, बताइए आयरन क्या होने वाला है? टेम्परेचर बढ़ाया है सिर्फ, जस्ट टेल मी ऑन द चैट बॉक्स। अब ये लिक्विड हो जाएगा, क्योंकि अप्रोक्सीमेट 1500 डिग्री सेल्सियस पर लोहा लिक्विड हो जाता है। ठीक है, टेम्परेचर प्रेशर अगर सेम रखा जाए तो, है ना? तो ये लोहा है लिक्विड। अब फिर से मैं आयरन का ही एग्जांपल ले रहा हूं, और अब इस आयरन की कंडीशन फिर से बदल रहा हूं। ठीक है, तो देखिए जरा आयरन अभी क्या होगा वो आपको बताना। प्रेशर सेम रखा, प्रेशर नहीं बदल रहा, ठीक है। टेम्परेचर मैंने कर दिया, मान के चलो 5000 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा कर दिया। डिग्री सेल्सियस से ज्यादा, ये कम है, मतलब इससे ग्रेटर। ठीक है, वॉल्यूम जो है वो मानिए आपकी 500 लीटर हो गया, वॉल्यूम 500 लीटर हो गया। ठीक है, अप्रोक्स, या उससे ज्यादा हो गया। क्लियर है?
तो ये कंडीशंस हैं। अब बताइए आयरन इस टेम्परेचर और इस वॉल्यूम के ऊपर सॉलिड होगा, लिक्विड होगा या गैस होगा? गैस होगा, है ना? स्टार्ट वेपोराइजेशन, यस, वो गैस बन जाएगा, सही है। अब जरा ध्यान देना, आपको मैंने सिर्फ कंडीशनें बताई थी, मैंने कोई स्टेट नहीं बताई ना कि उसकी स्टेट क्या होगी, है ना? सिर्फ कंडीशंस के बारे में मैं बात कर रहा था कि इसकी कंडीशनें मैंने बदल दी। मैं क्या बदल रहा हूँ? प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम, इनको बदलने से क्या हो सकता है? किसी चीज की स्टेट बदल सकती है, वो सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। यानी कि स्टेट जो है वो इन तीन चीजों पर डिपेंड करती है। अगर आपको ये तीन चीजों की अच्छी नॉलेज है कि इस टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम के ऊपर वो क्या होगा, तो डेफिनेटली आप उसकी स्टेट बता सकते हैं। मैटर की स्टेट के वेरिएबल, तो गैस पर भी यही वेरिएबल काउंट होते हैं। तो स्टेट वेरिएबल कौन से हो गए? सीधी साफ चीज, टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम, ये तीनों स्टेट वेरिएबल हैं। अगर ये इनकी नॉलेज है आपको, तो आप बता सकते हैं कि स्टेट ऑफ द मैटर क्या होने वाली है। क्लियर है ये सभी को? इनकी जिसे नॉलेज है वो स्टेट ऑफ मैटर आसानी से बता सकता है। ठीक है, यस और नोट, प्लीज टेल मी ऑन द चैट बॉक्स, है ना? ठीक है, तो इस तरह से आप सिंपली सीधा सीधा किसी चीज के स्टेट वेरिएबल का मतलब क्या होगा कि जिनकी स्टेट जिन वेरिएबल्स के ऊपर डिपेंड करती है, स्टेट जिन वेरिएबल डिपेंड करती है उसको स्टेट वेरिएबल बोलते हैं। और वो कौन से वेरिएबल है? टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम। और ये आप बात आपने खुद बताई, यानी आपको पहले से पता था, ये याद रख लेना। बस हम उसको रिफाइन कर रहे हैं, कुछ नया नहीं कर रहे, बट उसके अंदर एक नया वर्ड मैंने जोड़ दिया कि स्टेट वेरिएबल। अगर मैं सीधा सीधा पूछ लूं कंडीशनें देके, तो स्टेट की कंडीशंस, कि कोई किस स्टेट में किस कंडीशन में होगा, तो वो आप आसानी से बता सकते हैं। किस बेस पर बता सकते हैं? अगर आप उसका टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम पता लग जाए तो। सिंपल चीज है ना? तो इनको बोलते हैं स्टेट वेरिएबल, और ये गैस के लिए भी ऐसे ही एप्लीकेबल है। बस इतना ही इसके। अब देखिए प्रेशर क्या होता है अभी। प्रेशर गैसेस के लिए, गैसेस और लिक्विड ही प्रेशर डाल सकते हैं। लिक्विड अमाउंट ज्यादा कर देंगे तो प्रेशर बढ़ेगा, है ना? या वजन ज्यादा हो जाएगा तो प्रेशर बढ़ेगा। लेकिन गैसेस क्या कर सकती हैं? गैसेस प्रेशर कैसे क्रिएट करती हैं? कंटेनर की वाल पर वो टक्कर मारती हैं। कंटेनर की वाल के ऊपर गैसेस जो हैं वो टक्कर मारती हैं, याद रखना। और इसी टक्कर को हम बोलते हैं कि वो प्रेशर क्रिएट करते हैं। ये सब फिजिकल चेंज है बेटा। सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों स्टेट ऑफ मैटर जो होती हैं वो फिजिकल स्टेट्स हैं, फिजिकल चेंज है श्वेता बेटा। फिजिकल चेंज, समझ रहे हो? ये सब फिजिकल चेंज है। तो अब देखिए जरा, प्रेशर, मैंने प्रेशर डाला था और प्रेशर का डिफाइन किया कि गैस के लिए प्रेशर क्या है। गैस के लिए प्रेशर क्या है? गैस के लिए प्रेशर है कि जब वो वाल, कंटेनर की वाल से टक्कर मारती है तो उसको प्रेशर बोलते हैं। ठीक है, वो कंटेनर फ्लेक्सिबल हो सकता है। ठीक है, फ्लेक्सिबल जैसे बैलून हो, बैलून के अंदर भी वो टक्कर मारेगा तो, लेकिन उसमें वो बैलून का इलास्टिक जो है वो उस पर एक्सटर्नल प्रेशर भी डालता है ना? तो ऐसी कुछ चीजें हो सकती हैं, बट एट लीस्ट वो एक अलग मैटर है। डोंट वरी, जब आएगा तब हम उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। तो प्रेशर क्या होता है? सीधा सीधा प्रेशर जो है वो कंटेनर की वाल के ऊपर जो आप कह सकते हैं कंटेनर की वाल के ऊपर जो मॉलिक्यूल कोलाइड करते हैं उसको प्रेशर बोलते हैं। ठीक है, अब प्रेशर को मैथमेटिकली हम जानने की कोशिश करेंगे। व्हाट इज प्रेशर? प्रेशर होता है भाई, आपको पता है, फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। फोर्स क्या होता है? अब फोर्स के बारे में बात करते हैं। फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। फर्स्ट लेसन में आपने किया होगा डेफिनेटली, वरना फिजिक्स में आया होगा। अब मास तो ठीक है, मास तो केजी में होता है। एक्सेलरेशन क्या होता है? स्पीड, है ना? एक्सेलरेशन क्या है? स्पीड पर यूनिट टाइम। स्पीड बाय टाइम जो होता है, स्पीड को टाइम से डिवाइड कर दो, स्पीड को टाइम से डिवाइड कर दो, सेकंड से या कह सकते हैं, तो वो एक्सेलरेशन हो जाता है। तो अब मैं इनके यूनिट लिखूं तो ये हो गया केजी, ये हो गया स्पीड होती है, क्या होता है? मीटर पर सेकंड, है ना? और इधर एक और सेकंड आ गया इस टाइम वाला, तो ये एक और सेकंड हो गया। तो हम बोल सकते हैं फोर्स का यूनिट होता है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये फोर्स का यूनिट होता है, सीधी सी बात है। ठीक है, ये आपने किया भी होगा फर्स्ट लेसन में, फिजिक्स में भी आया होगा डेफिनेटली, और यहाँ केमिस्ट्री में भी फर्स्ट लेसन में आता है। ठीक है, बट डोंट वरी, नहीं किया तो आपके सामने है। नाइन्थ क्लास में ये वाला फॉर्मूला था भाई, फोर्स इक्वल मास इंटू एक्सेलरेशन। नहीं पता तो यहाँ पर डायरेक्ट याद कीजिए, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत बड़ी चीज नहीं है, ये सीधा यहाँ से याद किया जा सकता है। तो अब अगर मैं प्रेशर को लिखूं, ठीक है, प्रेशर, तो मुझे यहाँ प्रेशर को लिखना है, तो फोर्स के यूनिट मुझे पता है, केजी मीटर डिवाइड में पर सेकंड स्क्वायर, और मल्टीप्लाई में एरिया के यूनिट क्या होते हैं भाई? मीटर स्क्वायर एरिया होता है।
एसआई यूनिट की बात कर रहे हैं, है ना। तो यहां पर देखिए क्या होगा, मीटर से मीटर स्क्वायर कट जाएगा, बचा क्या, तो जो आपके सामने अब बचेगा केजी डिवाइड में आया सेकंड स्क्वायर, पहले मीटर लिखते हैं, है ना, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये जो होता है ना केजी पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसी को बोलते हैं पास्कल। ये काफी सारे यूनिट जब इकट्ठा हो जाते हैं तो हम उसका एक नया यूनिट बना देते हैं और वो होता है पास्कल, यानी कि प्रेशर का ऐसा यूनिट है पास्कल। पास्कल समझ में आ गया सभी को, प्रेशर का ऐसा यूनिट पास्कल है, ठीक है बेटा। न्यूटन फोर्स को, हाँ, जब बहुत सारे यूनिट इकट्ठे हो जाते हैं तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर न्यूटन है, ये भी सही है श्वेता बेटा, यू आर राइट, ठीक है। बट मुझे उसमें फिजिक्स में नहीं जाना था ना, आप इसको न्यूटन लिख सकते हैं, ये न्यूटन होता है, ठीक है। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कह सकते हो, वो पास्कल होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, है ना। तो सिंपल मैंने सबको एक्सप्लेन किया यहाँ पर। तो पास्कल ऐसा यूनिट निकला, ऐसा यूनिट कैसे बना ये समझ में आ गया सबको, ऐसे बना, और हमने उसको पास्कल बोल दिया, सारे यूनिट ऐसा ही लिए और पास्कल बोल दिया प्रेशर का। तो ये पास्कल है, लेकिन पास्कल बहुत छोटा यूनिट था और हम प्रेशर यूज कर रहे थे बड़ा बड़ा, बहुत बड़े बड़े लेवल पर प्रेशर को यूज किया जा रहा था। तो फिर हमने इसके लिए क्या किया, हमने कहा कि प्रेशर का ऐसा यूनिट जो है वो पास्कल की जगह पर हमने एक बड़ा यूनिट लिया, दैट इज बार, ठीक है। और वो होता है 10⁵ पास्कल के बराबर। 1 बार 10⁵ पास्कल के बराबर होता है। इसका मतलब 1 बार में 1 लाख पास्कल होते हैं, 1 लाख, मतलब सोचो, हम एक बार जनरली यूज करते हैं, जो हमारे एटमॉस्फेयर का प्रेशर है वो लगभग 1 बार के आसपास ही है, अभी मैं बताऊंगा वो कैसे है, ठीक है। एटमॉस्फेयर का प्रेशर तो 1 लाख पास्कल, तो पास्कल बहुत छोटा यूनिट था, तो इसलिए उसको बार में कन्वर्ट कर दिया गया। ये दोनों के दोनों जो है वो एस आई यूनिट है, दोनों एस आई यूनिट है, दोनों को साइमल्टेनियसली याद यूज किया जाता है, ठीक है। ये सबको क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, इसी में एक और यूनिट होता है एटीएम, क्योंकि 1 एटमॉस्फेयर जो एनवायरमेंट का प्रेशर होता है हमारे ऊपर हमेशा पड़ता रहता है, हवा भी हमारे ऊपर प्रेशर डालती है, उसको बोलते हैं 1 एटीएम, ठीक है, 1 एटीएम। तो ये जो 1 एटीएम होता है, ये एटीएम पैसे निकालने वाला नहीं है, एटीएम का मतलब एटमोस्फेरिक है, उसके अंदर 1.013, यहां तक याद कर सकते हो, चॉइस इज योर्स, 25 भी लगा सकते हो, बार, इतने बार होते हैं, ठीक है। यानी एटमॉस्फेरिक और बार प्रेशर दोनों लगभग बराबर है, आप देखेंगे तो लगभग बराबर है, ठीक है। बट एग्जैक्टली इनको कन्वर्ट करने के लिए आपको इस डाटा का यूज करना पड़ेगा। ओके, तो 1 एटमॉस्फेयर के अंदर बार, एक बार से थोड़ा सा ज्यादा है, एक बार से थोड़ा सा ज्यादा है ना, यानी बार से थोड़ा सा ज्यादा प्रेशर अगर डालोगे आप तो वो एटमॉस्फेयर बन जाएगा, जो हमेशा हमारी बॉडी पर पड़ता रहता है। बार बेटा प्रेशर का यूनिट है, जैसे एटीएम है, 1 बार, युवराज, 1 बार प्रेशर का यूनिट है। हाँ, इसका पीडीएफ ग्रुप में मिलेगा, डेफिनेटली इसका पीडीएफ ग्रुप में मिलेगा बेटा, ठीक है। तो 1 एटीएम के अंदर, लेकिन आप लोग अपना नोटबुक और पेन अपने साथ रखिए, मेरे साथ साथ नोट कीजिए, समझ आने के बाद जब आप नोट कर लेंगे तो आपको उसी टाइम याद हो जाएगा, फिर पीडीएफ को देखने की जरूरत थोड़ी कम पड़ेगी, वरना पीडीएफ पर फिर से मेहनत करेंगे तो डबल जोर लगेगा बेटा। वरना पीडीएफ क्या करना होगा, जस्ट रिवाइज कर रहे हो, पीडीएफ से सिर्फ रिवाइज करो, देखो उसे, फिंगर से आगे बढ़ाते जाओ और देखते जाओ, बस यही काम होता है पीडीएफ का, है ना। क्योंकि आपने एक बार नोट करके याद कर लिया तो पीडीएफ जस्ट देखने के काम आती है, तो उस तरह से काम करो, ठीक है। तो अभी अपना नोटबुक पेन साथ में रखिए और मेरे साथ ये लिखिए, देखो मुझे भी तो याद है, फिर भी मैं अब लिख लिख के बता रहा हूँ ना आपको, तो मेरी प्रैक्टिस सोचो कितनी है। आप लोग बच्चे हो, आप लोगों को लगता है कि टीचर कम पढ़ते हैं हमसे, है ना, हम लोग आपसे ज्यादा काम करते हैं, आपके पेरेंट्स भी आपसे ज्यादा काम करते हैं, बच्चे सबसे कम काम करते हैं, और फिर भी उन्हें लगता है कि हमारे ऊपर बर्डन ज्यादा है ना। सोचो 8 घंटे की जॉब होती है, आइडियल जॉब, जो गवर्नमेंट भी मानती है कि 8 आवर की जॉब होनी चाहिए। तो 8 आवर किसी भी फील्ड के अंदर जाते हो, टीचर्स की जॉब 2 घंटे कम होती है, 6 घंटे से ज्यादा बर्डन नहीं होता टीचर के ऊपर, है ना। और वो 6 आवर का बर्डन में भी 1 1.5 घंटा 2 घंटे आराम होता है, 4 5 घंटे का बर्डन इनफ होता है टीचर्स का, क्योंकि उनका माइंड वाला वर्क होता है, माइंड वर्क में ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है ना। तो सोचो हम भी आप लोगों को 3 4 क्लासेस डेली लेते हैं, तो आप लोगों को 4 5 घंटे पढ़ाते हैं और लिख लिख के पढ़ाते हैं। उससे पहले हमें कुछ देखना पड़ता है कि कुछ गलत ना पढ़ा दें हम, क्योंकि ये रिकॉर्ड होता है। अगर लाइव में गलत पढ़ा दिया तो रिकॉर्ड ही गलत हो जाएगा, अगले दिन सही भी कर दूंगा तब भी कोई भी रिकॉर्डिंग देखेगा तो वो गड़बड़ होएगी, है ना। तो हर टीचर को वो देखना भी पड़ता है।
अगर ऑफलाइन में हम क्लास के अंदर गलत पढ़ा दे तो अगले दिन आके मैं उसको ठीक कर सकता हूँ, सबको बच्चों को पता लग जाएगा, ठीक है, वो ठीक हो गया क्योंकि पहले वाला जा चुका है, उसको कोई गलत नहीं पड़ेगा। बट यहाँ गलत पढ़ा दिया तो गड़बड़ी गड़बड़ है। फिर भले ही नेक्स्ट क्लास अगर किसी ने नहीं लगाई और पीछे वाली क्लास का कोई रिकॉर्डिंग दिख रहा है और उसको पता लग गया सर तो गलत पढ़ा रहे हैं, तो वो बोलेंगे सर ही गलत पढ़ा रहे हैं ना, तो यानी वहां पर भी हमें टाइम लगता है। सोचिए, हम लोग आप लोगों से ज्यादा मेहनत करते हैं और हम आपको एक ही बात बोलते हैं, लेक्चर देखिए, डीपीपी, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम सॉल्व कर लीजिए, बस दो ही काम है। लेक्चर देखिए और अपना होमवर्क कंप्लीट कीजिए, उसके अलावा कहीं पर भी घूमिए फिरिए मस्ती कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये दो काम जो बच्चा रेगुलरली कर रहा है, एक दिन से काम नहीं बनेगा, 10 या 20 दिन से नहीं। अगर आपको अपने आप को चेक करना है कि आप सच में रेगुलर पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो, तो 4 महीने तक लगातार हर रोज का काम हर रोज जो कर रहा है, समझ लेना कि वो बच्चा ठीक पढ़ रहा है, वो आगे पढ़ भी लेगा। कई बच्चे 1 महीने तक लगातार पढ़ने के बाद फुस पढ़ना बंद कर देते हैं। तो ये स्टडी वो स्टडी है जहां कंटिन्यूअसली आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर कोई बच्चा सोचता है कि मैं अच्छा नहीं हूं, दिमाग मेरा अच्छा नहीं है, कोई बात नहीं, अगर आप लगातार मेहनत कर रहे हैं तो आप अच्छे दिमाग वाले से भी आगे चले जाएंगे। और कुछ को लगता होगा मेरा दिमाग बहुत बढ़िया है ना, बट अगर वो नहीं पढ़ रहे, लिख कर नहीं देख रहे, व्हाट आई एम सेइंग, लिख कर नहीं देख रहे, अपना होमवर्क नहीं कर रहे, अच्छे दिमाग वाले भी पिछड़ जाते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं बेटा। हाँ बेटा, ये सिलेबस में नहीं है मुझे पता है, लेकिन ये बेसिक्स है, आपको आना चाहिए, पहली बात। ठीक है, दूसरी चीज बता देता हूँ, आईआईटी और नीट के सिलेबस में है। जिसको आईआईटी नीट करनी है उसको ये लेसन करना ही पड़ेगा, इसलिए हम इसको इन शॉर्ट में 4 लेक्चर में निपटा रहे हैं। जो आईआईटी नीट में आता है और जो बेसिक है, वो सिर्फ 2 ही चीजें हम करवाने वाले हैं इस लेसन में, ज्यादा इसको लंबा नहीं खींचेंगे। ठीक है, तो इन शॉर्ट में इसको फटाफट खत्म करने वाले हैं। इसलिए सेकंड लेसन के अंदर ही मैं आपको पीवी इक्वल एनआरटी डिराइव करके दिखा दूंगा अभी। ठीक है, तो ये अब सबको समझ में आ गया होगा, इसलिए बोल रहा हूँ नोटबुक और पेन साथ में लेकर रखिए, सिर्फ होमवर्क करते रहिए। आप अपनी ड्यूटी कीजिए बेटा, आने वाले टाइम में आपको कम काम करना पड़ेगा, और अभी अगर ड्यूटी नहीं करेंगे तो आने वाले टाइम में ज्यादा काम करना पड़ेगा। एक सेम कंपनी के अंदर काम करने वाले एम्प्लॉइज जो है, एक ऐसा है जिसको 1-2 लाख रुपए सैलरी मिलती है, एक ऐसा होता है जिसको 20-25 हजार रुपए सैलरी मिलती है। डिफरेंस क्या होता है? जो कम पढ़ा है, जिसकी एबिलिटी कम है, उसको काम ज्यादा करना पड़ता है और सैलरी कम मिलती है। जो ज्यादा पढ़ा लिखा है, जिसकी एबिलिटी ज्यादा है, जो अब मेहनत कर लेगा, उसको बाद में कम काम करना पड़ेगा और सैलरी ज्यादा मिलेगी। ये माइंड में हमेशा रखेगा। इस चैप्टर की डीपीपी भी आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी बेटा, डोंट वरी, डीपीपी बन रही हैं। ठीक है, फिलहाल इसको इन शॉर्ट में डाल रहे हैं, तो डीपीपी आपको बाद में प्रोवाइड करवाते हैं हम इसको। ठीक है, लेकिन इसकी पीडीएफ आज ही आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो ये वन एटमॉस्फेयर, तो प्रेशर क्या होता है आपको सीधा पता लग गया, और प्रेशर कुछ नहीं है। ठीक है, इसको याद रखना यूनिट्स को। वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या चीज है भाई? अब देखो वॉल्यूम क्या होता है, मैं इसके ऊपर तो ज्यादा डिटेल नहीं देने वाला हूँ। ठीक है, वॉल्यूम क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, यही वॉल्यूम होता है ना, बस यही चीज है। तो वॉल्यूम को मेजर करना आप लोगों को आता है, तो वॉल्यूम का ऐसा यूनिट होता है मीटर क्यूब, बस ये वॉल्यूम होता है और इसमें कुछ नहीं है। रिजिड कंटेनर और नॉन रिजिड कंटेनर हो, उसके अंदर कुछ नहीं है, स्टेट फंक्शन में आता है। ये स्टेट फंक्शन है तो आपको पता लग गया ना, स्टेट। ठीक है, टेम्परेचर, तो वॉल्यूम क्लियर है। टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या होता है? हॉटनेस या कोल्डनेस टेम्परेचर होता है। ठीक है, हॉटनेस, मेजर ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, मेजर ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, इसको बोलते हैं टेम्परेचर। ठीक है, कोई चीज कितनी गर्म है या कोई चीज कितनी ठंडी है, किसी चीज की गर्म होने या ठंडे होने को कैपेसिटी टू होल्ड एनीथिंग, ये किस क्या है बेटा कैपेसिटी टू होल्ड एनीथिंग? ये आप वॉल्यूम की डेफिनेशन दे रहे हो? वॉल्यूम की डेफिनेशन होती है स्पेस ऑक्यूपाइड, दैट इज वॉल्यूम। कोई चीज कितनी जगह घेरती है वो उसका वॉल्यूम होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर टेम्परेचर क्या होता है? हॉटनेस या कोल्डनेस, ध्यान दे लेना, हॉटनेस या कोल्डनेस। नोट्स अभी मिल जाएंगे इस उसके क्या बोलते हैं, इसकी पीडीएफ, इस लेक्चर की पीडीएफ आपको आज ही मिल जाएगी शाम तक। ठीक है, आज शाम तक 10 बजे तक इस लेक्चर की ये वाली पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगी, पीछे लेक्चर की वाले की भी अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए जरा, हॉटनेस और कोल्डनेस को बोलते हैं टेम्परेचर। ठीक है, अब टेम्परेचर को मेजर कैसे करते हैं? तो टेम्परेचर का ऐसा यूनिट होता है बेटा केल्विन, ऐसा यूनिट केल्विन है। केल्विन क्यों है, इसके ऊपर आज ही हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसी लेक्चर के अंदर लेटर ऑन। तो केल्विन इसका ऐसा यूनिट है। उसके अलावा डिग्री सेल्सियस आप सबको पता है, हम मेजर करते हैं। फारेनहाइट में भी टेम्परेचर को मेजर किया जाता है। फारेनहाइट के अंदर हमारा बुखार होता है 98.6 फारेनहाइट, मतलब 37 डिग्री सेल्सियस हमारी बॉडी का टेम्परेचर। ठीक है, तो जो डॉक्टर बोलते हैं 100 बुखार हो गया, वो 100 डिग्री सेल्सियस नहीं है,
100 डिग्री सेल्सियस पे पानी उबल जाता है, हमारी बॉडी फट जाती है फिर। वो 100 फ़ारेनहाइट होता है और 37 डिग्री होता है हमारा बॉडी का टेम्परेचर। 37 डिग्री में फ़ारेनहाइट बनते हैं 98.6 98.6। ठीक है, तो ये चीजें आपने करी होंगी, है ना, इस पर हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। तो ये होता है टेम्परेचर। केल्विन में इसको केल्विन एसआई यूनिट है, बस याद रख लेना एसआई यूनिट केल्विन है। और केल्विन का ही हम आपको बताएंगे कि वो एसआई यूनिट क्यों है, साइंटिस्टों ने इसी को एसआई क्यों माना। आगे बढ़ते हैं, आइडियल गैस। अब बात आती है आइडियल गैस की। ठीक है भाई, सीधा स्ट्रेट लाइन में सिंपल सिंपल बता रहा हूँ। आइडियल क्या होता है? जो अपना करेक्टर ना छोड़े वो आइडियल होता है ना, जो हर कंडीशन में एक जैसा बना रहे। जब विपरीत कंडीशंस आए, जब अपोजिट कंडीशंस आए, विपत्ति आए, ठीक है, तो उस टाइम पर भी वो अपना आइडियलिटी ना छोड़े, उसको बोलते हैं आइडियल गैस। क्लियर है? ठीक है, लेकिन एक कहावत है, क्या थी वो, विपत्ति काले मर्यादा नास्ति, ऐसा कुछ संस्कृत में कहा गया है। यानी जब विपत्ति आती है तो मर्यादा में नहीं रहना चाहिए, अपना कैरेक्टर छोड़ के हमें कुछ और भी कर सकते हैं विपत्ति के समय में। लेकिन हम यहाँ मानते हैं कि आइडियल मतलब गॉड जैसा ही है, ऊपर वाला, जो कभी भी किसी भी कंडीशन में हमेशा आइडियल रहता है। तो यहाँ पर आइडियल गैस भी वही होनी चाहिए, हर कंडीशन में जो गैस आइडियल रहे, हर कंडीशन में जो गैस गैस रहे, वही आइडियल गैस होती है। तो अब आप मेरे को एक चीज बता दो, खुद बताओगे कि आइडियल गैस है या नहीं है, कोई भी गैस आइडियल है या नहीं। मान लो मेरे पास एक कंटेनर है, कंटेनर के ऊपर मैंने यहाँ पर पिस्टन रख रखा है, पिस्टन के अंदर यहाँ पर गैस है, और मैं क्या करता हूँ, इस पिस्टन का प्रेशर बढ़ा रहा हूँ। आपको फ्रीनेस है कि आप इसका कितना भी प्रेशर बढ़ा सकते हो। अब मुझे एक बात बताइए, क्या ये गैस हमेशा गैस ही रहेगी? प्रेशर बढ़ाओगे तो क्या होगा? टेल मी गाइस, ये लिक्विड नहीं बनेगी? यस और नोट, बताइए फटाफट। अगर प्रेशर बढ़ाओगे तो गैस लिक्विड बन जाएगी या नहीं? हाँ बन जाएगी। श्रेयसी, राजपूत, कृतिका, ईशानी, श्वेता, ठीक है, समझ गए ना। इसका मतलब ये आइडियल तो नहीं रही। आइडियल का मतलब क्या था, मैंने अभी बताया, जो अपना करेक्टर कभी नहीं छोड़ता, गैस हमेशा गैस रहे, प्रेशर बढ़ाने पर इसके मोलिक्यूल पास आए, पास आए तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पैदा होगा। कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन? वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पैदा हो सकता है इसके अंदर। ठीक है, वंडरवाल में डाइपोल 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 इंड्यूस डाइपोल, या फिर डिस्पर्शन और लंदन फोर्सेस क्रिएट हो सकती है मॉलिक्यूल्स के बीच में, अगर मॉलिक्यूल पास आ गए तो। ये पिछले लेसन में हम कर चुके हैं। तो मॉलिक्यूल अगर पास आएंगे, प्रेशर बढ़ाएंगे, मॉलिक्यूल पास आएंगे, पास आएंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पैदा होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पैदा हो गया तो गैस गैस नहीं रही, क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल्स में कभी भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता। पहला पॉइंट ये ध्यान से पढ़ो, द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द मोलिक्यूल इज जीरो। ये हमेशा जीरो होना चाहिए। गैस तभी गैस हो सकती है जब उसके मोलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जीरो हो। ये बात सबको समझ में आ गई ना? गैस तभी गैस रह सकती है जब उसके मोलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जीरो। लेकिन अगर हमने प्रेशर बढ़ाया तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट हो जाएगा, इसका मतलब अब ये गैस नहीं रहेगी, अब ये लिक्विड हो जाएगी, तो ये आइडियल नहीं रही। तो इस हिसाब से सभी गैसेस, अब यहां पर आपको कंफर्म हो गया, सभी गैसेस आइडियल नहीं हो सकती हैं, सभी गैसेस रियल गैस होती हैं, सभी गैस लिक्विड हो जाएंगी, तो इसको बोलते हैं रियल गैस। समझ में आ गया? यानी कोई भी गैस आइडियल नहीं है, ऑल गैसेस आर रियल गैस। यस और नॉट, प्लीज टेल मी ऑन द चैट बॉक्स। सभी गैसेस रियल गैस हैं, क्योंकि वो अपना करेक्टर छोड़ देती हैं, प्रेशर बढ़ाने पर वो लिक्विड हो जाती हैं, इसलिए हम उनको आइडियल नहीं बोल सकते, वो रियल बोल सकते हैं, असले वाली, या नॉन आइडियल कह दीजिए, है ना। तो रियल गैस क्या होती है अब आपको पता लग गया, सब गैस रियल है, आइडियल कोई है ही नहीं, क्योंकि प्रेशर बढ़ाओगे तो वो लिक्विड हो जाएगी। क्यों लिक्विड होती है? क्योंकि मोलिक्यूल्स पास आ जाते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब अगर मुझे किसी गैस को आइडियल रखना है तो उसका प्रेशर क्या रखना पड़ेगा? तो किसी गैस को आइडियल रखने के लिए उसका प्रेशर लो रखिए। लो प्रेशर अगर होगा तो कोई गैस आइडियल हो सकती है। कोई एक्सेप्शन नहीं है बेटा, कोई एक्सेप्शन नहीं है श्वेता, बेटा इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है। आइडियल गैस किसे बोलते हैं वही बता रहा हूं बेटा, ठीक है। आइडियल गैस किसे बोलते हैं वो बता रहा हूं अब, ठीक है। माना कि अगर हम कंडीशन बदल दें तो सभी गैसेस रियल गैस की तरह बिहेव करेंगी, अगर उनके मॉलिक्यूल्स बीच में अट्रैक्ट करने लग गए एक दूसरे को, अट्रैक्शन, अगर मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन पैदा हो गया तो सभी गैसेस रियल गैस हो जाएंगी। सीधी और साफ चीज ये है, ठीक है। अगर मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन पैदा हो गया तो सभी गैसेस रियल गैसेस हो जाएंगी, पहली बात। तो मुझे क्या करना है? अट्रैक्शन क्रिएट नहीं होने देना। क्या करूं? मॉलिक्यूल्स को दूर रखना है। कैसे रखूं? प्रेशर कम कर दो, मॉलिक्यूल दूर हट जाएंगे, अट्रैक्शन फोर्स जीरो हो जाएगा, गैस आइडियल हो गई। डन। समझ आया सभी को? आइडियल गैस कैसे हो गई?
प्रेशर अगर लो रखते हैं तो अट्रैक्शन फोर्स नहीं होगा, अट्रैक्शन फोर्स नहीं है तो गैस गैस की तरह बिहेव करेगी, यानी कि लो प्रेशर पर सभी गैसेस आइडियल होती हैं, हाई प्रेशर पर सभी गैसेस रियल होती हैं। बस इतना ही है, यही कंडीशन है। क्लियर है ना? अब दूसरी बात करते हैं। ठीक है, प्रेशर तो समझ में आ गया। अब मेरे को एक बात बताओ, आप लिक्विड को अगर ठंडा कर दो तो वो क्या होता है? सॉलिड हो जाता है। सबको पता है लिक्विड को अगर ठंडा कर दो तो सॉलिड हो जाता है। ठीक है, गैस को अगर गैस को ठंडा करें तो वो लिक्विड बन जाती है। ये भी पता है ना, गैस को ठंडा करोगे लिक्विड बनेगा, लिक्विड को ठंडा करोगे तो सॉलिड बन जाएगा। आपने 9th क्लास में किया होगा, है ना? सॉलिड को गर्म करते हो तो लिक्विड, लिक्विड को गर्म करोगे तो गैस। तो उल्टा भी तो सच है, उल्टा भी सच है। गैस को ठंडा कर दोगे तो लिक्विड हो जाएगी, तो गैस को ठंडा अगर हम कर देंगे तो वो लिक्विड हो जाती, इसका मतलब गैस गैस नहीं रहती। तो यानी कि लो टेम्परेचर पर गैस गैस नहीं रहती, लो टेम्परेचर पर गैस लिक्विड बदल जाती, लिक्विड में बदल जाती, क्योंकि लो टेम्परेचर पर भी गैस के मॉलिक्यूल आपस में पास आ जाते हैं और उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पैदा हो जाता है। यस, फिजिकल चेंज आर रिवर्सिबल, सही है बेटा। तो लो टेम्परेचर अगर आप कर दोगे तो गैस गैस नहीं रहेगी, मतलब लो टेम्परेचर पर भी आइडियल गैस नहीं होती, वो रियल गैस होती है, आइडियल नहीं होती लो टेम्परेचर पर। क्लियर है? तो लो टेम्परेचर पर गैस आइडियल नहीं होती, रियल होती है। समझ गए? अब बात करते हैं, इसका मतलब अगर मैं टेम्परेचर हाई रखूं तो लो टेम्परेचर पर तो लिक्विड हो जाएगी, बट अगर टेम्परेचर हाई हो तो वो हमेशा गैस ही रहेगी। तो हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर पर कोई भी गैस क्या हो जाएगी? आइडियल। तो ये आइडियल गैस को हम डिफाइन कर सकते हैं 2 पॉइंट्स में। क्लियर है? आइडियल समझ में आ गया? यानी वो गैस आइडियल होगी जिसे लो टेम्परेचर पर रखा जाएगा, लो प्रेशर पर रखा जाएगा और हाई टेम्परेचर पर रखा जाएगा, वो गैस आइडियल होती है। अगर ये नहीं है तो फिर वो आइडियल नहीं होगी, उसके मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट हो जाएगा और वो रियल गैस की तरह बिहेव करेगी, वो लिक्विड बन जाएगी या बनने की टेंडेंसी, बनने की ओर बढ़ने लग जाएगी। क्लियर है ये सभी को? आइडियल गैस क्या होती है? लो प्रेशर हाई टेम्परेचर पर आइडियल गैस एग्जिस्ट करती है। सभी गैसेस आइडियल होती हैं कब? जब टेम्परेचर हाई और प्रेशर लो हो। सभी गैसेस रियल होती हैं कब? जब प्रेशर हाई और टेम्परेचर लो हो। ठंडी हो गैस और ऊपर से प्रेशर पड़ रहा हो तो सब गैस रियल होती हैं। और अगर गैस गर्म हो, ठीक है, तो उसके मॉलिक्यूल दूर हट जाएंगे, दूर हटेंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगा। प्रेशर हम कम कर दें तो मॉलिक्यूल और दूर हट जाएंगे, तो उसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट होने के चांसेस ही खत्म कर दिए हमने, तो वो अब हमेशा आइडियल गैस ही रहेगी। क्लियर है? दोनों का डिफरेंस समझ में आ गया होगा, क्लियर कट है ना? बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है ये, ज्यादातर बच्चों को, मोस्ट ऑफ द बच्चों को नहीं आता। ठीक है, बच्चे छोड़िए, कई बार टीचर्स को भी नहीं पता होता है कि आइडियल और रियल के बीच में फिजिकल मीनिंग में डिफरेंस क्या है, फिजिकली मतलब आइडियल क्या होता है ना? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अब एक मैथमेटिकल इक्वेशन भी है जो आइडियल गैस के बारे में बताती है बेटा, पीवी इक्वल एनआरटी। इसी को हम इस लेसन में अभी डिराइव करने वाले हैं, पीवी इक्वल एनआरटी। प्रेशर इनटू वॉल्यूम जो वो एनआरटी के इक्वल होता है, पीवी इक्वल एनआरटी। ये जो गैस की इक्वेशन है, ये मैथमेटिकली अगर कोई गैस इसको फॉलो करती है, इस इक्वेशन को फॉलो करती है, वो भी आइडियल गैस होती है, वो भी आइडियल गैस होती है। तो आइडियल के लिए दो कंडीशन है, मैथमेटिकली पूछता है कोई तो बोलो पीवी इक्वल एनआरटी को जो फॉलो करता है, जो गैस इस इक्वेशन को फॉलो करती है उसको आइडियल गैस कहते हैं, या फिर प्रेशर लो और टेम्परेचर हाई हो तो वो आइडियल गैस होती है। ठीक है, तो इस तरह से दो ही आइडियल गैस हो सकती हैं, बस दो ही कंडीशन हो सकती हैं। अब ये पीवी इक्वल एनआरटी में पीवी ये क्या है, ये हम डिराइव करेंगे इस इक्वेशन को, फिलहाल सिर्फ याद कर लीजिए आप लोग। ठीक है, पी का मतलब है यहाँ पे प्रेशर, वी का मतलब है वॉल्यूम, एन यहां पर है नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, आर यहां पर है कांस्टेंट, क्योंकि ये गैसेस के लिए यूज होता है इसलिए इसको गैस कांस्टेंट बोलते हैं। टी जो है वो टेम्परेचर है, ठीक है, टी स्टैंड्स फॉर टेम्परेचर। तो ये है कुछ आइडियल गैस की बिहेवियर के लिए दो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल। फिजिकली कोई पूछता आइडियल गैस क्या होती है, प्रेशर लो टेम्परेचर हाई, आइडियल गैस। क्यों? क्योंकि हमेशा गैस रहेगी वो। या फिर कोई कहे मैथमेटिकली, तो मैथमेटिकली पीवी इक्वल एनआरटी इक्वेशन को फॉलो करने वाले इक्वेशन को बोलते हैं आइए आइडियल गैस इक्वेशन है। ये जो इक्वेशन है ये मैथमेटिकली आइडियल गैस इक्वेशन ही है। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गई सभी को,
है ना? अभी ये पॉइंट आप लोग खुद पढ़ सकते हो, इनमें कुछ नहीं रखा है। द वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल इज वेरी स्मॉल। गैस के मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम बहुत कम होता है एज कम्पेयर टू वॉल्यूम ऑफ गैस। गैस गैस तो पूरे रूम में फैली हुई है। सोचिए आपके जिस रूम में आप बैठे हैं वहां गैस ही गैस है, इतना बड़ा वॉल्यूम। लेकिन अगर आप उसको कंप्रेस करके बिल्कुल लिक्विड बना लेते हो तो थोड़ा सा लिक्विड बनेगा। कितना? 1 या 2 बूंद लिक्विड बनेगा इतनी सारी गैस से। तो गैस के मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ गैस बहुत कम होता है। ये मतलब है सेकंड पॉइंट का। ठीक है, नथिंग स्पेशल इन इट। थर्ड वाला तो ऐसे ही दे रखा है। थर्ड वाले में तो मॉलिक्यूल ऑफ द गैस कोलाइड विद ईच अदर एंड विद द कंटेनर ऑफ द वाल। ये हम कर चुके हैं कि वाल के ऊपर जब कोलाइड करेंगे वो तो प्रेशर क्रिएट करेंगे और खुद के साथ भी लगातार वो भिड़ते रहते हैं, टक्कर मारते रहते हैं, कोलाइड करते रहते हैं, है ना? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। गैस लाज, जो गैस के ऊपर एप्लीकेबल होते हैं वो गैस ला होते हैं। सीधी साफ चीज, गैस के ऊपर अप्लाई होने वाले लॉज को गैस लॉज बोला जाता है। द लॉज विच आर अप्लाइड ऑन गैस, ठीक है, द लॉज विच आर अप्लाइड ऑन द गैसेस आर कॉल्ड गैस लॉज। ये सबको क्लियर हो गया? इस स्लाइड में कुछ भी नहीं है, बाकी सब बकवास ही लिखा हुआ है। ठीक है, बाकी सब कुछ बकवास है इसके अंदर। देखो, गैस लॉज वर डिस्कवर्ड एज द रिजल्ट ऑफ देयर एक्सपेरिमेंटल स्टडीज। दीज लॉज आर रिलेशनशिप बिटवीन मेजरेबल प्रॉपर्टी ऑफ द गैसेस। और मेजरेबल प्रॉपर्टी क्या होती है? गैस ला किन चीजों से मिलकर बना जाते हैं? गैस का मास, गैस का वॉल्यूम, गैस का प्रेशर, गैस का टेम्परेचर। ठीक है, तो ये स्लाइड किसी काम की नहीं है। आप इसको कह सकते हैं कि ऐसे फालतू में बकवास स्लाइड दे रखी है, इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, बस आप रीड कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो पहला गैस लॉ कौन सा है? गैस लॉ, बॉयल्स लॉ। बॉयल ने एक लॉ दिया था भाई, उस बॉयल ने जो लॉ दिया था उसी को हम बोलते हैं बॉयल्स लॉ। ठीक है, बॉयल ने कौन सा लॉ दिया था? ये फर्स्ट गैस लॉ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखें इसके अंदर इसने क्या कहा था। सबसे पहली बात, प्रेशर को रखिए कांस्टेंट, टेम्परेचर को रखिए कांस्टेंट। कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए और प्रेशर, और ये रिलेशन है बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम के बीच में। बस यही याद रखना है आपको। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम इसको डिराइव कर सकते हैं। टेम्परेचर को रखा हमने कांस्टेंट, ये बदलेगा नहीं ड्यूरिंग दिस लॉ। ठीक है, अब प्रेशर, अब यहाँ देखिए सिंपल आप आंसर दे सकते हैं इसका, आसान सा आंसर है। अगर आप प्रेशर बढ़ाते हैं, अगर आप कंटेनर के ऊपर प्रेशर बढ़ाएंगे, ठीक है, तो वॉल्यूम कम होगा या ज्यादा होगा? जस्ट टेल मी गाइस। टेम्परेचर, अगर आप प्रेशर इंक्रीज करते हैं, इस कंटेनर में प्रेशर को मैं बढ़ा रहा हूं, तो वॉल्यूम कम होने वाला है, ज्यादा होने वाला है? जल्दी से बताइए। कम होगा, डिक्रीज होगा। यस, ठीक है, ठीक है, लो, यस, लेस होगा, डिक्रीज। ओके, सही है ना? तो सीधी सी बात है, तो प्रेशर अगर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम डिक्रीज होने वाला है। तो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/v, वी के इनवर्सली कह सकते हैं, या 1/v के डायरेक्टली, ऐसा बोला जाता है। 1/v बोलेंगे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, या फिर डायरेक्ट वी से प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी, अकेला वॉल्यूम वी बोलो, या फिर 1/v बोलो तो डायरेक्टली बोल सकते हो, है ना? खैर ये तो बोलने की बात है, कुछ भी बोल लो। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे कोई कांस्टेंट लगा दूं तो P इक्वल के इंटू वी। ठीक है, यहाँ के का मतलब कांस्टेंट है, तो P जो है डिवाइड में अगर V लगा दूं, इक्वल आ गया कांस्टेंट। ठीक है, के का मतलब यहाँ पे कांस्टेंट है, के मींस कांस्टेंट। बस, तो ये आपका लॉ समझ लीजिए, यहाँ से ये एक फॉर्मूला आ गया लॉ का। ठीक है, बॉयल्स लॉ। अब जरा सोचो, एक चीज सोचने लायक है। अगर मैं ये कहता कि v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/p, तो भी तो सही होता ना, और v इक्वल आ जाता k इन डिवाइडेड बाय p। तो v, अरे मैंने गलत लिख दिया, हाँ सारी कहानी गलत कर दी। आप लोगों में से किसी ने बताया नहीं मुझे। ये v धक्के से मल्टीप्लाई थोड़ा चला जाएगा बेटा, ला ही गलत पढ़ा दिया आपको। रुकिए, है ना? देखिए, p इंटू वी मल्टीप्लाई में आ जाएगा, p इंटू वी क्या हो जाएगा? ठीक है, पहले उसको वो लिखना पड़ेगा, सुनिए। p इक्वल के इंटू 1/v। ठीक है, अब v को दूसरी तरफ ले आते हैं तो p v इक्वल हो जाएगा कांस्टेंट k का मतलब यहाँ पे कांस्टेंट। ठीक है, तो k यहाँ पर कांस्टेंट है। अब अगर मैं ये लिख देता कि p की जगह पर v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/p है, तो v इक्वल हो जाएगा k इंटू 1/p। तो अब भी p v इक्वल कांस्टेंट सेम आता। समझ रहे हो? उल्टा भी कर दो तब भी सेम आएगा।
लेकिन कुछ केसेस में उल्टा उल्टा हो जाता है, वो अगले केसेस के अंदर हम करने वाले हैं। ठीक है, तो ये सबको समझ में आया पहली बात। ठीक है, ये फॉर्मूला बन गया आपका। मैंने पहले फॉर्मूला ही उल्टा लिख दिया था। आप लोग ध्यान से पढ़ते नहीं हो, है ना? देखा करो, मुझे बता दिया करो अगर ऐसा कोई गड़बड़ कर दूं मैं। फ्लो में डिवाइड मल्टीप्लाई एक स्टेप हम भूल जाते हैं, बोलते बोलते लिखना पड़ता है, तो माइंड डबल माइंडेड होता है बेटा। बोलते बोलते जब लिखो तो कई बार बोल रहे हैं कुछ, लिख रहे हैं कुछ, तो दोनों चीजें डिफरेंशिएट हो जाती हैं, है ना? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अगर मैं ये मान लूं कि P1 V1 इक्वल कांस्टेंट किसी गैस के किसी एक पर्टिकुलर उसके ऊपर मैं P1 V1 कांस्टेंट लिख देता हूं। तो अगर मैं अब उसी गैस का, सेम गैस होनी चाहिए, प्रेशर बदल दिया तो वॉल्यूम भी बदल जाएगा, लेकिन वो उन दोनों की मल्टीप्लाई अभी भी कांस्टेंट ही रहने वाली है। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ P1 V1 इक्वल होता है P2 V2, क्योंकि दोनों कांस्टेंट है, दोनों एक दूसरे के सेम है। तो यहां से आपके पास एक और चीज आ गई, ये वाला फॉर्मूला। तो ये जो दोनों फॉर्मूले हैं, अब ये दोनों फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। क्लियर है सभी को? बॉयल्स लॉ खत्म। ये समझ में आ गया? जस्ट फॉर्मूला यू शुड हैव टू लर्न, बॉयल्स लॉ खत्म। ठीक है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इसी बॉयल्स लॉ के ऊपर एक अदर न्यूमेरिकल करेंगे। न्यूमेरिकल से पहले भाई एक ग्राफ है, ठीक है? ग्राफ देखिए, इन ग्राफ्स को समझने की कोशिश करते हैं। अगर किसी को आईआईटी नीट का नहीं पढ़ना है, सिर्फ बोर्ड लेवल का पढ़ना है, जो बोल रहे हैं कि हमारे सर लेसन में नहीं है ये, ठीक है मानता हूँ, तो इन ग्राफ को नहीं भी पढ़ोगे तो चलेगा आपके लिए। लेकिन वो पीवी इक्वल, वो P1 V1 वो इंपॉर्टेंट है, वो यूज होता है, वो अगले लेसन में यूज होगा, उनके न्यूमेरिकल्स में यूज होगा, तो वहां आपको प्रॉब्लम आएगी। लेकिन ये जो पार्ट है, ये आपके कहीं यूज नहीं होगा ग्राफ, ये इसी लेसन में यूज होगा। नीट और आईआईटी वाले बच्चे ही इसको, इस ग्राफ को रीड करना सीखेंगे, ठीक है? तो अगर किसी को नहीं रीड करना तो आप 5 मिनट के लिए रेस्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अब जरा, मैं इस ग्राफ को पहले उठा रहा हूँ, इसको भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्रेशर और वॉल्यूम, प्रेशर देखिए क्या है, इस तरफ प्रेशर बढ़ रहा है, तो वॉल्यूम क्या होगा? ये प्रेशर यहाँ पर है, तो वॉल्यूम देखिए कितना है, वॉल्यूम बहुत कम है। प्रेशर यहाँ था, प्रेशर को कम कर दिया तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा। उल्टा चल रहे हैं ना एक दूसरे के, प्रेशर को और कम कर दिया, वॉल्यूम और बढ़ जाएगा, वॉल्यूम यहाँ आ जाएगा। तो प्रेशर के कम करने पर वॉल्यूम बढ़ता है, ठीक है? लेकिन ये प्रेशर को कम करने पर स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये अब एक अजीब चीज होती है। व्हाट इज स्ट्रेट लाइन? यानी ये ऐसा भी तो हो सकता था कि प्रेशर कम हो रहा है, प्रेशर कम हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, ऐसे भी तो आ सकता था, है ना? ठीक है, ऐसे। बट आपको ये पता है कि यहाँ पर तो आके कहीं ना कहीं अगर ये स्ट्रेट लाइन हो तो वॉल्यूम तो यहाँ फिक्स हो गया। किसी गैस का वॉल्यूम हमेशा के लिए फिक्स थोड़ा हो सकता है, जितना ज्यादा आप उसका प्रेशर कम करते जाएंगे उसका वॉल्यूम उतना ज्यादा बढ़ता जाएगा। लास्ट में अगर आप स्पेस में उसको फ्री छोड़ दें, सोचो व्हाट आई एम सेइंग, अगर आप किसी गैस को स्पेस में फ्री छोड़ दें तो उसका वॉल्यूम जो है वो इनफाइनाइट हो जाएगा, अनंत तक वॉल्यूम हो जाएगा। तो वॉल्यूम हमेशा कभी भी किसी एंड पर जाके मिलेगा नहीं, तो वॉल्यूम हमेशा ये देखिए ऐसे करके ऐसे बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, पैरेलल हो जाएगा लास्ट में। समझ में आई ये बात सभी को? ये पैरेलल हो जाएगा, ये कभी भी इस लाइन से, अगर मैं इसी लाइन को ऐसे बढ़ा दूं, ठीक है, तो ये इस लाइन से कभी भी मिलेगा नहीं, ये अनंत तक फैलता ही जाएगा। प्रेशर कम करते जाइए, वॉल्यूम बढ़ता जाएगा। क्लियर है ये बात सभी को? यस और नोट, जस्ट टेल मी। तो पहला ग्राफ क्लियर हो गया होगा, इसलिए इसको ऐसा कर्व वाला दिखा रखा, ठीक है ना? ठीक है, पहला ग्राफ क्लियर है ना? अब जरा दूसरे ग्राफ, पहले ग्राफ में एक और चीज है, हमने बोला टेम्परेचर फिक्स होना चाहिए, तो टेम्परेचर यहाँ पर फिक्स है, लेकिन T3 जो है, जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे तो वो उतना ऊपर की तरफ ग्राफ ऐसे बनेगा, ऐसे बनता जाएगा, ऐसे वो ऊपर की तरफ बढ़ता जाएगा जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाओगे। तो T3 सबसे ज्यादा, तो उसका कर्व ये वाला है। T2 है, उसका कर्व ये वाला है। T1 है, उसका कर्व सबसे नीचे, यानी कि कर्व नीचे होता जाएगा। टेम्परेचर घटाओगे तो कर्व भी नीचे चला जाएगा। ये चीज याद करनी है आपको इस ग्राफ में। और ये स्ट्रेट लाइन नहीं होता, सीधी लाइन के अंदर नहीं होता। दूसरा ग्राफ देखते हैं भाई। अब ये सीधा बता रखा है इसने, प्रेशर बढ़ाओगे तो 1/P। अब देखो हमारा क्या था, P इक्वल क्या था, K इंटू 1/P, कॉन्स्टेंट बाय प्रेशर, 1/V, है ना? कॉन्स्टेंट बाय वॉल्यूम था ना? तो हम कह सकते हैं प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम कम हो रहा है। यही रीजन है, सीधा सीधा नजर आ रहा है, प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम कम हो रहा है। तो यहाँ 1/V का मतलब है कि वॉल्यूम कम हो रहा है प्रेशर के इंक्रीज करने पर, ठीक है? और अगर सीधा सीधा V लिखा होता
तो इसका मतलब था कि वो इंक्रीज हो रहा होता, तो यहाँ पर इंक्रीज नहीं हो रहा, यहाँ घट रहा है। तो देखो जरा, ये भी T3, अब यहाँ T3 का मतलब है टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वो सबसे ऊपर होगा, यानी कि वो P के लगभग पैरेलल हो जाएगा, प्रेशर के लगभग पैरेलल। इसका मतलब वो हॉरिजेंटल टू परपेंडिकुलर टू अर्थ हो जाएगा, अर्थ के परपेंडिकुलर में। टेम्परेचर बढ़ाते जाओ तो अर्थ के परपेंडिकुलर में लाइन आएगी, टेम्परेचर के बढ़ने पर लाइन अर्थ के परपेंडिकुलर में आना शुरू हो जाएगी। ठीक है, टेम्परेचर घटाओगे तो लाइन जो है वो अर्थ के पैरेलल होना शुरू हो जाएगी, पैरेलल, हॉरिजेंटल। ठीक है, तो ये टेम्परेचर घट रहे हैं, इस तरफ टेम्परेचर घट रहा है। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा सभी को, है ना। तो इस तरफ टेम्परेचर घटाया जा रहा है, तो ये T1 छोटा है, T3 बड़ा है। टेम्परेचर फिक्स होता है, एक फिक्स टेम्परेचर पर हम पूरे लॉ को एप्लीकेबल होता हुआ देखते हैं। ठीक है, तो किसी एक फिक्स टेम्परेचर हमने T3 को उठा लिया, सपोज दैट T3 ले लिया हमने। अब जरा देखना, जरा T3 के अंदर हमें पता है प्रेशर जो है, मैं यहाँ फिर से इक्वेशन लिख रहा हूँ, प्रेशर जो है वो इक्वल है K इंटू 1/V के। ठीक है, सिंपल चीज है, K इंटू 1/V। तो प्रेशर को मैंने यहां रखा, मान लीजिए प्रेशर ये था। ठीक है, तो इस प्रेशर के ऊपर मैंने देखा वॉल्यूम 1/V कितना है। तो मान लो यहाँ पर वॉल्यूम था 3 लीटर और प्रेशर था 2 बार। ठीक है, अब मैंने प्रेशर बढ़ा दिया, यहाँ कर दिया, तो प्रेशर यहाँ किया। अब देखो जरा लाइन पर, इस लाइन पर सीधा कहाँ आएगा ये, यानी अब ये वॉल्यूम घट जाएगा। तो ये प्रेशर तो हो गया 5 लीटर, लेकिन यहाँ वॉल्यूम हो सकता है 2 लीटर हो जाए। प्रेशर 5 बार है, सॉरी लीटर में नहीं, बार में मेजर करेंगे ना। वॉल्यूम 2 लीटर रह जाएगा। यानी आगे बढ़ोगे तो यहाँ पर वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज हो रहा है, इस तरफ डिक्रीज हो रहा है। वॉल्यूम विल डिक्रीज टुवर्ड द लेफ्ट टू राइट, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। हाँ, पेन डार्क, बेटा इसमें डार्क पेन भी ना चलता ही नहीं, ये कलर ही ऐसा है, मेरे पास 4 ही पेन की चॉइस है। ठीक है, ये ब्लू वाला कलर दिख रहा है सबको सही, बताओ जरा। ब्लू वाला कलर, अलीशा बेटा ब्लू कलर नजर आ रहा है? ठीक है, मैं ब्लू कलर यूज करता हूँ। ठीक है, चलो फिर से बना देता हूँ एक बार, है ना। इसको रब करते हैं। तो देखिए जरा क्या होगा अगर मैं ये प्रेशर लेता हूं, तो यहाँ पर मुझे वॉल्यूम मिल गया, इस जगह पर नीचे की तरफ आऊंगा तो मान लो कि ये प्रेशर था 3 बार, वॉल्यूम था 2 लीटर। ठीक है, अब मैंने क्या किया, प्रेशर को बढ़ा दिया, हाई हो गया, प्रेशर ऊपर इंक्रीज हो रहा है, तो वॉल्यूम क्या होगा, अब वॉल्यूम नीचे की तरफ आएगा। ठीक है, पहले इसको साफ कर लेते हैं। वॉल्यूम नीचे की तरफ आएगा, तो वॉल्यूम अब यहाँ आ जाएगा, इस जगह पर। ठीक है, तो पहले अगर वॉल्यूम 2 लीटर था तो अभी वॉल्यूम 1 लीटर ही रह जाएगा, और प्रेशर यहाँ मान लो 5 बार हो गया। यानी प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, दैट्स इट, और कुछ नहीं है इसके अंदर। ये ग्राफ ऐसे वर्क करता है, किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर उठा लो, बाकी के टेम्परेचर का अपने आप क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब अगला ग्राफ देखते हैं भाई, थर्ड वन। इसके अंदर क्या है, इसमें T3 जो है वो सबसे ऊपर है, याद रखना। जैसे पहले वाले ग्राफ में, फर्स्ट ग्राफ में T3 मतलब सबसे ऊपर कर्व था, यहाँ पर भी T3 सबसे ऊपर है, बस ये याद रखना आपको। ठीक है, अब इसमें देखो ये कैसे घटेगा बढ़ेगा, क्या होने वाला है इसके अंदर। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया, इसके लिए कौन सी इक्वेशन यूज की है, तो इसके लिए इन्होंने किया कि P इक्वल प्रेशर इक्वल क्या था, K इंटू 1/P था। तो P को ये इस तरफ ले आए, 1/V सॉरी। ठीक है, तो V को ये इस तरफ ले आए, PV इक्वल 1 इंटू K। ठीक है, यानी PV इक्वल K, PV इक्वल K, ये लिखा हुआ है, ये लाइन यहाँ पर ये लिखी हुई है, PV इक्वल K। ये समझ में आ गया सबको, PV इक्वल K कैसे आया। हमने उसी इक्वेशन से, इसी इक्वेशन से भी उसको सॉल्व कर सकते हैं कि P इक्वल PV, V को इस तरफ ले आए, PV इक्वल हम K लिख सकते हैं इसी इक्वेशन को। ये थर्ड ग्राफ के लिए यूज होगी, ये पहले ग्राफ के लिए यूज हुई है, दूसरे ग्राफ के लिए सॉरी। ठीक है, ये दूसरे ग्राफ के लिए यूज हुई है, सेकंड ग्राफ, ये फर्स्ट ग्राफ, ये थर्ड ग्राफ के लिए यूज होने वाली है, ये जो है ये थर्ड ग्राफ के लिए यूज हो रही है। ठीक है, अब इसमें देखो क्या है, अब इसके अंदर दोनों चीजें शो कर रखी हैं, कौन कौन सी चीजें और कैसे शो हुई हैं वो देखो जरा। हम इनमें से सिर्फ एक चीज को लेने वाले हैं, मान लो कि आप इसके अंदर से, ठीक है, आप इसमें सिर्फ प्रेशर को मेजर करोगे, एक बार सिर्फ प्रेशर को देखते हैं, वॉल्यूम को बाद में देखेंगे। तो ये क्या कह रहा है,
प्रेशर यहां पर हो, सपोज ये यहां पर नीचे की तरफ ये प्रेशर था, ये प्रेशर 1 था, तो पीवी की मल्टीप्लाई ये थी। मैंने प्रेशर को बढ़ा दिया, तो ऊपर देखा पीवी की मल्टीप्लाई ये आ गई, फिर से बढ़ा दिया, पीवी की मल्टीप्लाई फिर भी यही आ रही है, फिर से बढ़ा दिया, पीवी की मल्टीप्लाई फिर से यही आ रही है। यानी प्रेशर बढ़ाने पर पीवी की मल्टीप्लाई नहीं बढ़ रही। ठीक है, इसका रीजन सुनिए अब जरा क्या है। प्रेशर बढ़ा रहे हो, प्रेशर अगर इंक्रीज हो रहा है, मल्टीप्लाई में वॉल्यूम कर रहे हो, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है ना। प्रेशर के इंक्रीज करने से वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। ये बात समझ में आई सभी को? प्रेशर के इंक्रीज करने से वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, तो प्रेशर को अगर वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वॉल्यूम, जितना प्रेशर बढ़ा उतना ही वॉल्यूम डिक्रीज हो गया, दोनों की मल्टीप्लाई बराबर आएगी। क्लियर है ना? तो इसका मतलब पीवी, ये सीधी लाइन ऐसे आएगी, ये बढ़ेगा नहीं, ये बिल्कुल ऐसे सीधी लाइन आ जाएगी पीवी की। टेम्परेचर T1 पर, T2 पर अलग लाइन आएगी लेकिन आएगी सीधी, T3 पर भी अलग आएगी लेकिन आएगी सीधी। T3 मतलब हॉट, इसलिए उसको रेड कलर से दिखाया हुआ है, गर्म। ठीक है, तो ये इस तरह से वर्क करता है। यानी प्रेशर बढ़ेगा, यहाँ प्रेशर 2 हो गया, यहाँ प्रेशर 3 हो गया, यहाँ प्रेशर 4 हो गया, लेकिन पीवी की मल्टीप्लाई सेम रही क्योंकि वॉल्यूम घट गया। अब बात करते हैं, इसी के अंदर एक और चीज दिखा रखी है हमें, ये दो के लिए एक ही ग्राफ नजर आया, दो के लिए एक ही ग्राफ बना रखा है इसने, है ना। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, प्रेशर को मैं खत्म कर देता हूँ, प्रेशर यहां से खत्म कर दिया, वॉल्यूम देखेंगे। तो देखो जरा, अगर प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, लेकिन अगर प्रेशर कम होगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा। तो पहले वॉल्यूम था 1, अब वॉल्यूम हो गया 2। वॉल्यूम 1 था तो पीवी की मल्टीप्लाई ये कुछ थी, ठीक है, जितनी भी है ये वैल्यू, ठीक है, ये मान लो 1 या 2, ये हमेशा बराबर ही रहेगी। अब मैंने वॉल्यूम बढ़ा दिया तो पीवी की मल्टीप्लाई अब भी सेम है, वॉल्यूम और बढ़ा दिया, पीवी की मल्टीप्लाई अब भी सेम है, वॉल्यूम और बढ़ा दिया तो पीवी की मल्टीप्लाई अब भी सेम है। तो वॉल्यूम बढ़ने पर क्या होने वाला है, प्रेशर घटेगा तभी तो वॉल्यूम बढ़ेगा। इसका मतलब प्रेशर, अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है, अगर वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, तो उसके मल्टीपल वाला फैक्टर जो है, प्रेशर जो है वो डिक्रीज हो रहा है, तभी तो वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है ना। ये वजह है कि वॉल्यूम के इंक्रीज होने पर, ये इंक्रीज है वॉल्यूम, प्रेशर डिक्रीज होगा, तो टोटल दोनों की मल्टीप्लाई अब भी सेम आएगी। समझ में आ गया है सभी को? अब भी मल्टीप्लाई सेम आने वाली है। इज दिस क्लियर टू ऑल और नॉट? जस्ट टेल मी गाइस ऑन द चैट बॉक्स क्विकली। ठीक है, तो सेकंड ग्राफ दोनों तरफ से क्लियर हो गया है ना। तो अब हम इसको जरा रब कर देते हैं ताकि आप ये दोनों को एक साथ ले सको, है ना, P और V दोनों में से किसी को भी एक साथ आप काउंट कर सकते हो, तो ये हमेशा सेम रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब थर्ड ग्राफ की तरफ। अब आता है लोग। व्हाट इज लोग? सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर करवा देना चाहता हूँ कि लोगरिदम क्या है। लोग LOG स्मॉल l से रिप्रेजेंट करते हैं। LOG एक नेचुरल लोग भी होता है। मैथमेटिक्स में आप ये अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन मैथ के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर आने वाला लोग आप मैथ में नहीं पढ़ने वाले। ठीक है, वो मुझे ही करवाना पड़ेगा, और ना ही फिजिक्स वाले करवाएंगे। तो 1.5-2 घंटे की एक अलग से आपकी क्लास होगी जिसमें मैं आपको लोग के कुछ रूल्स बताऊंगा ताकि आप ये लोग को समझ सकें। स्ट्रेट लाइन क्या होती है ये आप मैथ में पढ़ लेंगे, है ना। स्ट्रेट लाइन क्या होती है, वाई इक्वल एम एक्स प्लस सी। ये किस किस बच्चे ने पढ़ा भाई, वाई इक्वल एम एक्स प्लस सी, स्ट्रेट लाइन। अगर कोई इक्वेशन वाई इक्वल एम एक्स प्लस सी, एक्स और वाई, एक इक्वेशन में दो चीजें, जैसे पी और वी हम कह रहे हैं ना, पी वी है, तो दो चीजें हैं वो एक्स और वाई है। एम एक्स प्लस सी, सी कॉन्स्टेंट होता है, एम जो है वो उसका स्लोप होता है। तो ये अगर कोई इक्वेशन इस फॉर्म में लिखी जा सकती है तो पक्के तौर पर वो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है। यस, कृतिका ने पढ़ रखी है, ठीक है, यस यस, श्वेता ने भी पढ़ी है, ठीक है। अब बायो की हो, श्वेता बायो की है, ठीक है, ठीक है बेटा, ओके, कोई बात नहीं। जिसने नहीं पढ़ी कोई दिक्कत नहीं है, ये इक्वेशन मैं आपको समझाऊंगा ये क्या होती है, कैसे होती है, बस इसके बारे में बता देता हूँ थोड़ा सा। बाद में डिस्कस करेंगे डिटेल में, समझ रहे हो ना मेरी बात, क्योंकि ये हर जगह काम आएगी। अब आप लोग को कि सर ये इक्वेशन, जब भी कोई भी ग्राफ पढ़ोगे ना बेटा, +2 में भी ग्राफ आएंगे, ये इक्वेशन तो यूज करनी पड़ेगी। 6th लेसन में, 7th लेसन में, हर जगह पर आपको ये इक्वेशन का काम आएगा। ठीक है, तो ये बेसिक्स है, ये स्टेट ऑफ मैटर वाला लेसन नहीं है। आप ये कह सकते हैं अगर स्टेट ऑफ मैटर के लेसन के अंदर ये कुछ बेसिक्स चीजें जो हमेशा काम आनी चाहिए, इसका मैं बड़े लेवल वाला एक 1.5-2 घंटे की क्लास लूंगा। उसमें आपको ये सारी बेसिक चीजें, लोग क्या होता है, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन क्या होती है, कैसे उसको डिराइव करते हैं, वो सब आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, अभी के लिए सिंपल कर देता हूं। अगर दुनिया में कोई भी मैथमेटिकल इक्वेशन है, कोई भी मैथमेटिकल इक्वेशन, ठीक है, अगर उस इक्वेशन को आप इस फॉर्म में लिख सको, इस फॉर्म में y इक्वल एम एक्स प्लस सी, जहां पर x और y क्या है, ये वेरिएबल्स हैं, जैसे अपने a और b होते हैं, ठीक है, और या वॉल्यूम और प्रेशर है, या टेम्परेचर और वॉल्यूम है, इस तरह की कोई दो चीजें,
एक्स और वाई, ये तो वो है। सी होता है कांस्टेंट, ठीक है, सी इज द कांस्टेंट, एम इज द क्या बोलते हैं उसको, एम को क्या होता है अभी वो एंगल, बोलते थे, इसका नाम भूल गया मैं, एम का को बताएगा जिसको पता है एम क्या होता है। एम इज द एंगल ऑफ द लाइन, एंगल होता है कि किस एंगल पर वो झुकी हुई होती है। भाई जिसने पढ़ रखी है बता दो, मैथ वालों, मैं नाम भूल गया, स्लोप, यस यस यस, स्लोप, एंगल, इसलिए एंगल बोल रहा हूँ मैं उसको, युवराज, थैंक यू बेटा। तो स्लोप ऑफ द लाइन होता है वो, ठीक है, एंगल। तो इसका मतलब क्या है वो मैं बता देता हूँ कि यहाँ पर ये अगर मान लो कि हमने एक ग्राफ डिफाइन किया जो एक्स और वाई एक्सिस के बीच में था, ठीक है, तो यहाँ सी का मतलब है, सी है कि वो ग्राफ कहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ से वो ग्राफ शुरू हो रहा है ऐसे, तो वो ग्राफ यहाँ से शुरू हुआ, तो इस वैल्यू को हम बोलेंगे सी, ये तो वैल्यू होगी कांस्टेंट, ठीक है। और ये जो एंगल होता है, ये वाला एंगल, ये ये ऐसे भी हो सकता था और ऊपर भी हो सकता था, तो इस एंगल को बोलते हैं हम एम, स्लोप ऑफ द लाइन, ठीक है। और एक्स और वाई उसकी वैल्यूज हैं कि वो एक्स पर कितना है, वाई पर कितना है, ये समझ में आ गया। तो ये कुछ कुछ स्ट्रेट लाइन को मैंने कुछ कुछ एक्सप्लेन किया है, बाद में इसको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। तो अगर कोई इक्वेशन इस फॉर्म में लिखी जा सके, y इक्वल एम एक्स प्लस सी, तो पक्के तौर पर वो इक्वेशन क्या हो जाएगी, वो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन हो जाएगी, सीधी सी बात ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन का रूल होता है कि किसी इक्वेशन को अगर इस फॉर्म में लिख सकते हैं, y इक्वल एम एक्स प्लस सी, तो वो स्ट्रेट सीधी लाइन आएगी हमेशा, ठीक है। तो जो आपको पहला ग्राफ दिख रहा है ना, ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, क्योंकि इसकी इक्वेशन को हम y इक्वल एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में नहीं लिख सकते, इसीलिए ये स्ट्रेट लाइन नहीं है। बाकी के सभी ग्राफ स्ट्रेट लाइन में, इसका मतलब सबकी इक्वेशन को स्ट्रेट लाइन में लिखा जा सकता है, ठीक है। तो वो कैसे लिखते हैं इन सबको बाद में डिटेल में करवाऊंगा, अभी इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आता है लोग, लोग क्या किस काम आता है, जैसे कैलकुलेटर में आप 2 की पावर 3 को सोल्व कर सकते हो 8, 2 की पावर 1.3 को सोल्व कर सकता है कोई बिना कैलकुलेटर के, 2 की पावर 1.3। जो कैलकुलेटर यूज करता है ना बेटा, वो कुछ ऐसे फॉर्मूलाज को यूज करता है, वो लोग टेबल को यूज करता है, और वो 2 की पावर 1.3 को भी सोल्व कर सकता है। तो हम भी 2 की पावर 1.3 को सोल्व कर सकते हैं अगर हमें लोग का पता हो, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म y इक्वल एम एक्स प्लस टी, ठीक है बेटा। तो अगर हमें लोग का पता हो, लोग टेबल का पता हो, तो हम इस तरह की सिचुएशंस को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो लोग इन चीजों के लिए यूज होता है, समझ में आ गया। 2 की पावर 1.3 को अगर सॉल्व करना चाहते हो तो आप लोग लगा दीजिए दोनों तरफ, और लोग टेबल में कुछ वैल्यूज होती है, उन वैल्यूज को चेक कीजिए, आपके पास है आंसर आ जाएगा। तो इसलिए लोग हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। क्या काम करता है, कैसे काम करता है, वो सब बाद में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर क्या हमें डिफाइन करना, आप जरा देख लो। पी लोग पी इक्वल नेगेटिव, तो इसने क्या किया भाई, ये मैं बता देता हूँ। यहाँ पर था पी इक्वल के इंटू 1/1 वी था, तो मैं दोनों तरफ लॉग कर देता हूँ, log p इक्वल log k, ठीक है। अब जो मल्टीप्लाई में होता है ना, ये कमाल की बात है, मल्टीप्लाई में 1/v है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ माइनस में log 1/v, सॉरी उल्टा कर दिया मैंने, रोकिए। तो मल्टीप्लाई में होता है वो log में जुड़ जाता है, ठीक है। तो ये क्या है, यहाँ आप सिंपली देख सकते हैं कि ये k बाई वी है, ठीक है। मैं डायरेक्ट सीधा इस वन को खा रहा हूँ, दोबारा से बताता हूँ आपको, थोड़ी हमने यहाँ गड़बड़ कर दिया ना, इसको दो तीन तरीके से लिखा जा सकता है, इसीलिए ऐसा हो सकता है। तो k बाई वी डायरेक्ट लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने दोनों तरफ log कर दिया और कुछ नहीं किया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, log p इक्वल log k माइनस log v, डिवाइड डायरेक्टली माइनस में कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। तो ये log की खासियत है, और ये वाली इक्वेशन ये लिखी हुई है आपके सामने। ये इक्वेशन सबको समझ में आ गई, यस और नॉट, प्लीज टेल मी गाइस ऑन द चैट बॉक्स। ये इक्वेशन सबको समझ में आ गई ना, प्लस आएगा, ठीक है बेटा, माइनस भी आ सकता है, प्लस भी अभी लाके दिखाता हूँ, ठीक है। अब देखो प्लस भी आपको लाके दिखा रहा हूँ कैसे, ठीक है। अब मान लो कि मैं इसको अलग लिख दूं थोड़ा सा, यहाँ तक तो ये हो गया। अब मैं इसको अगर अलग तरीके से लिखूं तो k इंटू 1/v लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, log p इक्वल हो जाएगा log k, और मैं ये मल्टीप्लाई है बीच में, प्लस के अंदर log 1/v डाल सकता हूं। अगर मैं 1/v डाल रहा हूं तो प्लस का आएगा, log 1/v प्लस का। लेकिन अगर मैं अकेला v डाल रहा हूं तो उसे माइनस का लगाना पड़ेगा, क्योंकि अब मैंने उसको डिवाइड को इनबिल्ट कर लिया। ये समझ में आ गया। दूसरी इक्वेशन जो मैंने बनाई वो समझ में आई, एक बार मैंने v को प्लस का बना दिया, एक बार v को माइनस का बना दिया log से पहले।
जब माइनस बाहर लिखा है तो v को ऊपर लिखा हुआ है, जब माइनस मैंने और जब प्लस बाहर लिखा है log के तो v 1/v है, v नहीं है। तो log में ऐसा होता है, मल्टीप्लाई में है तो आप प्लस लगा दीजिए, डिवाइड में है तो आप माइनस लगा दीजिए और वो अपने आप सोल्व हो जाएगा। तो ये जो दूसरा ग्राफ है ये उसी के बारे में है। तो यहाँ पर दूसरे ग्राफ की जो इक्वेशन है 1/v log वाला वो ये है, लास्ट वाला। दोनों स्ट्रेट लाइन है। अब देखिए जरा स्ट्रेट लाइन के अंदर भी क्या है, ये जो इक्वेशन है, ठीक है, ग्राफ नंबर 3 फोर्थ की, फोर्थ वाली, ये ऐसे है, ऐसे नीचे की तरफ जा रहा है। जैसे टीचर क्रॉस लगाता है ना, क्रॉस लगाता है तो टिक, जब देखिए टीचर टिक लगाता है, टिक तो ऐसे लगता है, ठीक है सवाल, जब गलत होता है तो ऐसे लगाता है। तो ये लाइन गलत में क्रॉस को गलत करने वाली लाइन है, तरह से आप याद कर सकते हैं इसे कि ये ऐसे लगेगी। और नेक्स्ट वाली जो प्लस, अब देखिए एक माइनस की थी, अब प्लस वाली अगर लाइन लगाएं आप, जो लास्ट ग्राफ है छठा ग्राफ देखो, प्लस वाली लाइन के अंदर क्या होने वाला है, प्लस वाली लाइन टीचर के टिक की तरह है। अगर प्लस लग रहा है टीचर के टिक की तरह आएगा, अगर माइनस लग रहा है तो टीचर के क्रॉस की तरह लाइन आएगी। और एक और है, अगर लोग, अब देखिए इसके ये जो ये वाली इक्वेशन है ऊपर लिखी हुई है पीवी, अगर मैं इसका log कर दूं तो log पीवी दोनों तरफ करना पड़ेगा log के। अगर ऐसी इक्वेशन है तो ये वाली है बीच में, ये स्ट्रेट लाइन आती है सीधी सीधी, पीवी log पीवी वर्सेस log v अगर आप करेंगे तो ये सीधी सीधी स्ट्रेट लाइन इक्वेशन आने वाली है। समझ में आ गया? सारे ग्राफ आपको याद करने हैं, इनकी डिटेलिंग हम बाद में डिस्कस करेंगे, मैं आपसे पहले भी बता चुका हूं, बस फिलहाल के लिए इनका छोटा छोटा सा एक रिव्यू देना था। log v में है तो वॉल्यूम कम नहीं होगा, log v माइनस में है बेटा, log का माइनस कुछ और ही चीज होती है, ठीक है। मैं आपको बाद में ये जब डिटेल दूंगा तब डिस्कस करूंगा कि log का माइनस का मतलब क्या होता है। log में माइनस प्लस बन सकता है, प्लस माइनस बन सकता है, बहुत सारे फचड़े होते हैं। log का माइनस सीधा माइनस नहीं होता, log के बाहर अगर माइनस लगा है तो वो कुछ और ही चीज होती है, ठीक है। समझ में आ गया ये सभी को? ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। तो ये ग्राफ आपको पहले सीधे सीधे याद करने और कुछ नहीं है इसके अंदर। जिसको आईआईटी नीट की तैयारी करनी है ये ग्राफ जरूर याद करें। अब आगे बढ़ते हैं भाई, इससे पहले हमने क्या किया था ये मैं बता देता हूँ। बॉयल्स लॉ किया था। बॉयल्स लॉ क्या कहता है, पीवी इक्वल कांस्टेंट होता है, ठीक है। प्रेशर और वॉल्यूम है तो प्रेशर जो है वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो पीवी इक्वल कांस्टेंट। तो यहाँ पर हमें बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग, ये बॉयल्स लॉ के ऊपर ही क्वेश्चन है, P1 V1 इक्वल होता है P2 V2। ये वाला फॉर्मूला यूज होने वाला, सीधा बता रहा हूँ, ठीक है। आपको एक वॉल्यूम दे रखा है 500, यानी कि V1 दे रखा है 500 डेसीमीटर क्यूब। सीधा सीधा फॉर्मूला है, आप खुद चेक करके देखो। प्रेशर दे रखा है 1 बार, यानी P1 दे रखा है 1 बार, ठीक है। दूसरा वॉल्यूम दे रखा है V2 दे रखा है इसने 200 डेसीमीटर क्यूब, डेसीमीटर क्यूब लीटर ही होता है। और P2 जो है वो नहीं पता, वो कह रहा है मिनिमम प्रेशर रिक्वायर्ड, ये आपको निकालना है मिनिमम प्रेशर रिक्वायर्ड, ठीक है। तो मिनिमम प्रेशर तो आपको निकालना है, तो P2 बताना है आपको। तो हम सीधा वॉल्यूम उस फॉर्मूले में इस भर सकते हैं वैल्यूज को। तो P1 है 1 बार, V1 है 500, इक्वल होना चाहिए P2 पता नहीं, V2 200 है, मल्टीप्लाई में 200 आ जाएगा। तो P2 की वैल्यू निकालनी है, तो P2 इक्वल क्या आएगा, 500 डिवाइडेड बाय 200, दो जीरो से दो जीरो कट हो जाएंगी, 5/2 होता है 2.5 बार, ये आ गया प्रेशर। सबका आंसर निकल गया सीधा सीधा 2.5 बार। यस, अलीशा हैज गिवन मी द राइट आंसर, गुड बेटा, ठीक है। क्लियर है? तो सिंपल सा क्वेश्चन था। इस तरह के एनसीईआरटी में और भी क्वेश्चन है वो आप सोल्व कीजिए, अगर आपको डीपीपी नहीं मिली है तो, ठीक है। अगर डीपीपी मिल रही है तो डायरेक्ट डीपीपी सोल्व कीजिए, वरना एनसीईआरटी के बॉयल्स ला के सारे क्वेश्चंस आपको सोल्व करने हैं। एनसीईआरटी चेक कीजिए, सोल्व वाले कीजिए पहले, फिर अनसोल्व वाले आ जाएंगे। सेम क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे आपको दे रखा है, ठीक है, 2.5 बार। नेक्स्ट देखते हैं, ए बैलून इज फिल्ड विद हाइड्रोजन एट रूम टेम्परेचर, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। रूम टेम्परेचर इट विल बी बर्स्ट इफ द प्रेशर एक्सीड 0.2 बार। एक प्रेशर दे रखा है अपने को, ये P2 दे रखा है, अगर प्रेशर इतना हो जाए तो 0.2 बार। इफ एट 1 बार प्रेशर, तो ये P1 दे रखा है हमें 1 बार प्रेशर, ठीक है। वॉल्यूम V1 भी दे रखा है 2.27, ठीक है, लीटर। अप टू वट वॉल्यूम, तो यहाँ पर आपको V2 निकालना है, सिंपल है। P1 V1 इक्वल P2 सॉल्व करो। P1 क्या था 1 बार, मल्टीप्लाई में V1 क्या था 2.27, इक्वल होना चाहिए P2 0.2 है, और V2 हमें नहीं पता, तो V2 इक्वल क्या आ जाएगा, ये आएगा 2.27 डिवाइडेड बाय 0.2,
सॉल्व करें इसको, सारी जीरो हटा देते हैं। 227 डिवाइड में 100 चला जाएगा, मल्टीप्लाई में 0.2 था इसका, 10 ऊपर चला जाएगा, 10 से 10 कैंसिल हो गया, 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 1 जा, 2 1 जा, 2 3 जा, 2 5 जा, डिवाइड में आ गया 10। तो इसी का आंसर हो जाएगा 11.35 लीटर इस वॉल्यूम, दैट इज द आंसर। ठीक है, आंसर निकल गया 11.35। यस यस, राइट राइट अलीशा, वेरी फास्ट, बहुत बढ़िया बेटा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आता है चार्ल्स लॉ, मोस्ट इंपोर्टेंट लॉ है चार्ल्स लॉ। बॉयल्स लॉ के बाद में दूसरे नंबर पर आता है चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ बिटवीन द टेम्परेचर, इसके अंदर कांस्टेंट होता है प्रेशर। प्रेशर इज कांस्टेंट इन चार्ल्स लॉ। टेम्परेचर और वॉल्यूम के बीच में होता है ये। ठीक है, तो प्रेशर को हमने कर दिया यहाँ पर, प्रेशर जो है वो कांस्टेंट होता है, तो प्रेशर को हमने कर दिया कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट। ठीक है, तो टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अब वॉल्यूम के वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कि नहीं। सोचिए, यहां पर मैंने एक स्लाइड बनाई जिसके अंदर क्या किया, इसको नीचे से हीट किया। ठीक है, तो क्या होगा अगर मैं इसको हीट कर रहा हूं और ये 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर है, मतलब ये फ्री में फ्रीली फ्लो कर सकता है, मेरा पिस्टन फ्रीली फ्लो कर सकता है। टेम्परेचर नीचे से बढ़ाऊंगा तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा ना। समझ में आ रहा है सबको, यस और नोट। टेम्परेचर अगर बढ़ा तो वॉल्यूम अपने आप बढ़ेगा, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने से वॉल्यूम बढ़ रहा है। प्रेशर कांस्टेंट है, कांस्टेंट का मतलब बदलेगा नहीं, वो 1 एटमॉस्फेयर लग रहा है तो हमेशा 1 एटमॉस्फेयर लगता रहेगा। ठीक है, थैंक यू आपके यस के लिए। तो यहाँ टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, क्या बोलते हैं, वॉल्यूम, सॉरी, है ना। तो टेम्परेचर वॉल्यूम, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा। तो मैं लगा सकता हूँ T इक्वल कॉन्स्टेंट इंटू वी। तो T बाय V जो होगा वो इक्वल टू कांस्टेंट हो जाएगा। ये लो, ये चार्ल्स लॉ खत्म। T बाई V कांस्टेंट है। अब मान लो आपके पास एक T1 है, एक गैस है जो T1 टेम्परेचर पर, उसका वॉल्यूम V1 है। उस गैस का मैंने टेम्परेचर बदल दिया तो उसका वॉल्यूम भी बदल जाएगा, पर दोनों का डिवाइड हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो ये डिवाइड कांस्टेंट रहेगा, तो इस वजह से दोनों कांस्टेंट है ना एक दूसरे के, तो मैं एक और फॉर्मूला लिख सकता हूँ, T1 बाय V1 इक्वल होगा T2 बाय V2। ठीक है, तो ये दूसरा फॉर्मूला हमारे पास आ जाएगा। इस तरह से ये दो फॉर्मूला आते हैं चार्ल्स लॉ के। ठीक है, दिस वन एंड दिस वन, ये दोनों फॉर्मूला आपको चार्ल्स लॉ के करने हैं। ठीक है, क्लियर है चार्ल्स लॉ, बहुत सिंपल सा है बेटा चार्ल्स लॉ। यस ओके, ठीक है। सर। हाँ बेटा, सर एक डाउट है, जो आपने पीछे न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन करवाया था इसमें 11.35 आया था, तो उसको राउंड ऑफ करके 11.6 लिख सकते हैं? 3 पॉइंट को 6 कैसे लिख सकते हो बेटा राउंड ऑफ करके। सर क्योंकि 5 इसे 2 डेसिमल प्लेस पे करना है, तो 5 के बाद अगर ऑड नंबर होता है तो वो एक डिजिट बढ़ जाता है ना आगे। तो सर 11.4 हो जाएगा, 6 कैसे हो सकता है, किसको 6 कर रहे हो, 11.4 होगा ना अगर आप 5 को हटा ओके रहे हो सर। तो, है ना। हाँ, ये हो सकता है, 11.4 कर सकते हो। बट वो तब कीजिए जब उसने पूछा हो, एग्जैक्ट आंसर निकल रहा है, 2 डेसिमल तक निकल रहा है, बात खत्म। अगर वो कहे कि हमें 1 डेसिमल तक चाहिए, 1 डेसिमल तक चाहिए तो 11.4 लगा दो। ठीक है, अगर वो कहे तो मेरे को तो सिर्फ डेसिमल चाहिए ही नहीं है, तो सीधा 11 लिख सकते हो। वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन वाले ने पूछा क्या है। ठीक है, तब आप उसको राउंड ऑफ कर सकते हो। अगर उसने राउंड ऑफ के लिए नहीं कहा तो आप अपने हिसाब से कम 2 डिजिट, कम से कम 2 डेसिमल तक हमें आंसर देना होता है। ये याद रखना, सही आंसर तो 3 तक निकालिए, 2 तक निकल आएगा। तो ये आपका था चार्ल्स लॉ। अब चार्ल्स लॉ के बाद में भाई चार्ल्स लॉ का एक ग्राफ है। मैंने बोला था चार्ल्स एक ऐसा लॉ है जो ये डिफाइन करेगा कि टेम्परेचर को केल्विन में क्यों मेजर करते हैं, वही ये लॉ है। ठीक है, इसमें ये वाला ग्राफ तो बहुत सिंपल है। देखिए वॉल्यूम है यहाँ पे, ये वॉल्यूम है, तो मैंने यहाँ चेक किया टेम्परेचर इतना था। ठीक है, अब मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया, टेम्परेचर यहाँ कर दिया, तो देखिए वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा, टेम्परेचर के बढ़ने पर वॉल्यूम बढ़ रहा है। ये तो स्ट्रेट लाइन है, सीधा सीधा, है ना। टेम्परेचर बढ़ रहा है तो वॉल्यूम बढ़ रहा है, हर जगह पर यही चीज आएगी। तो ये तो हो गया सीधा कि टेम्परेचर बढ़ाओ और यहाँ से वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा। ओके, टेम्परेचर वॉल्यूम, और ये पर्टिकुलर प्रेशर पर है, P1 प्रेशर के ऊपर मैंने P1 प्रेशर वाली लाइन ली है। आप कोई भी एक लाइन चूज कर सकते हो। प्रेशर नीचे वाला प्रेशर सबसे ज्यादा इंक्रीज है, इसका मतलब अगर प्रेशर इंक्रीज कर देंगे, जो कि कांस्टेंट होता है हमेशा, हाई प्रेशर के ऊपर जो ग्राफ है वो पैरेलल टू अर्थ आता है, और लो प्रेशर पर ग्राफ जो है वो
परपेंडिकुलर टू अर्थ बन जाएगा, मतलब यही लाइन यहाँ आ जाएगी लो प्रेशर के ऊपर, ठीक है। अगर प्रेशर बहुत कम होता है तो वो परपेंडिकुलर टू अर्थ बनेगा, बहुत ज्यादा होता है तो वो पैरेलल टू अर्थ बन जाएगा, और इन बिटवीन होता है तो वो बीच में भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये चार अलग अलग प्रेशर के ऊपर ये चार लाइनें दिखा रखी है, तो सिंपल है। अब बात करते हैं इसी लॉ के ऊपर एक्स्ट्रा प्लॉट अगर हम कर दें तो। एक्स्ट्रा प्लोटेशन का मतलब क्या होता है, हम लेवल से बाहर चले जाएं, इस टेम्परेचर के ऊपर किसी गैस का प्रेशर था ये, अब मैंने क्या किया, इससे कम वाले टेम्परेचर के ऊपर देखा तो गैस का क्या हुआ, वॉल्यूम, प्रेशर नहीं वॉल्यूम, वॉल्यूम कम हो गया। और मैंने क्या किया, 0 डिग्री कर दिया, 0 से नीचे ले गया मैं, 0 से नीचे टेम्परेचर है ये वाला, ठीक है। तो गैस का वॉल्यूम कितना होगा, ये रहा वॉल्यूम, यहाँ आएगा, उल्टा देखना पड़ेगा ना। अब टेम्परेचर और भी नीचे कर दिया 0 से, ठीक है, तो और भी वॉल्यूम घट गया, और भी टेम्परेचर नीचे कर दिया तो वॉल्यूम और भी घट गया। तो एक ऐसा वॉल्यूम, ऐसा टेम्परेचर आएगा जहां पर गैस का वॉल्यूम 0 हो जाएगा। इज दिस पॉसिबल कि किसी गैस का वॉल्यूम 0 हो जाए अगर आप टेम्परेचर कम 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 करते जाओ तो? टेम्परेचर, ऐसा टेम्परेचर आ जाए कि इतना कम कर दिया टेम्परेचर कि गैस का वॉल्यूम ही 0 हो गया, गैस ही खत्म। हो सकता है, ये पॉसिबल है? यस सर। नहीं है बेटा। गैस का वॉल्यूम कैसे खत्म हो सकता है, कुछ तो वॉल्यूम रहेगा ही ना, उसके मॉलिक्यूल्स हैं, सर है अगर ना। इवेपोरेट हो गया तो? इवेपोरेट नहीं होगा, हम तो प्रेशर डाल रहे हैं, और उसको बंद कंटेनर में रख के प्रेशर डालेंगे। आप खुले कंटेनर में रख के प्रेशर डालोगे तो उड़ जाएगी सारी फिर तो सारी उड़ जाएगी ना, है ना। बंद कंटेनर में अगर आप रखेंगे तो डेफिनेटली वो प्रेशर डालते जाएंगे तो एक बार आके प्रेशर अटक जाएगा, वो लिक्विड बन जाएगी, और लिक्विड इनकम्प्रेसिबल होते हैं, लिक्विड इनकम्प्रेसिबल होते हैं। इस वजह से हम ये मान सकते हैं कि उसका प्रेशर, उसका गैस का जो वॉल्यूम है वो 0 नहीं हो सकता, उससे नीचे वो दबेगा ही नहीं। बट क्योंकि गैस गैस ही नहीं रही, इसलिए ऐसा कह सकते हैं, या फिर यूं कह सकते हैं कि ये एक हाइपोथेटिकल है। किसी भी गैस को मैंने इस ग्राफ पर रखा, किसी भी गैस को जब मैंने इस ग्राफ पर रखा, मान लीजिए कोई गैस थी, ये 0 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस। तो सभी गैसेस को मैंने देखा कि हर गैस जो थी वो यहां पर आकर उसका प्रेशर 0 हो रहा था, सभी गैसेस का वॉल्यूम जो है यहाँ आके 0 हो रहा था। समझ रहे हो आप ये बात? यानी सभी गैसेस यहीं से स्टार्ट होती हैं, उनका वॉल्यूम कम है ज्यादा है किसी भी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, तो आगे की तरफ कम ज्यादा हो जाता है। लेकिन जब उसको पीछे की तरफ हम रखते हैं, पीछे की तरफ सभी गैसेस एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे आके 0 वॉल्यूम दिखा रही थी, ठीक है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर आके। ये ग्राफ समझ में आया जो मैंने बनाया है, जो लाइनें लगाई हैं, है ना। तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर आकर वो 0 दिखा रही थी, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उस टेम्परेचर को साइंटिस्टों ने बोला ये है असली वाला एब्सोल्यूट टेम्परेचर, असली टेम्परेचर, ठीक है। और वो टेम्परेचर कितना था, -273.16, एग्जैक्ट वैल्यू ये है, ठीक है। वहां ओनली -273 लिखा है डिग्री सेल्सियस, ये टेम्परेचर था। तो इसको साइंटिस्टों ने बोला कि ये असली 0 है। डिग्री सेल्सियस में तो हम ऐसे ही नापते हैं, उसका कोई तुक ही नहीं है, ये है असली 0। तो उसलिए उसने उनको इस टेम्परेचर को 0 बोल दिया, और एक नया स्केल बना दिया कि यहां से मापेंगे अब आज से हम सबको। तो उसको बोला 0 केल्विन। तो 0 केल्विन होता है -273.16 डिग्री सेल्सियस। या फिर हम कह सकते हैं 0 डिग्री सेल्सियस में कितने केल्विन होते हैं, अगर वो निकालना हो तो माइनस से जब प्लस की तरफ चलोगे, -273 डिग्री सेल्सियस अगर हो और उसे 0 लेके आएंगे, ठीक है, तो केल्विन कितना एक एक बढ़ता जाएगा, वो केल्विन उतना ही हो जाएगा, 273.16 केल्विन, ठीक है। तो ये प्लस का है, ये याद रख लेना, बस इसमें कंफ्यूज मत हो ना, दोनों में से एक चीज याद रख लो, दूसरी याद रह जाएगी, है ना। इस तरह से हमने केल्विन स्केल को हमने इन्वेंट किया। ये केल्विन स्केल था, साइंटिस्टों ने यहां से 0 ली वो केल्विन वाली, और इसको बोला कि अब ये एब्सोल्यूट स्केल है, असली स्केल यही है, ठीक है। सबको समझ में आ गया? यस और नोट? एब्सोल्यूट 0 असली स्केल केल्विन स्केल है, ठीक है। तो ये कहां से आया, चार्ल्स लॉ से, बस ये याद रख लेना, ठीक है। तो चार्ल्स लॉ ने, तो अब आपको ये समझ में आ गया कि पीछे की तरफ और जाते जाएंगे, वॉल्यूम टेम्परेचर जैसे जैसे घटाएंगे एक ऐसा टेम्परेचर आएगा जिसपे सभी गैसेस 0 हो जाती हैं, और वो टेम्परेचर सब गैसेस के लिए फिक्स था। कमाल ये था, कोई भी गैस ले लो वो इसी टेम्परेचर पर आकर उसका वॉल्यूम 0 हो रहा था, हर गैस का। ये हमारे लिए कमाल की बात थी, इसलिए हमने इसको असली 0 माना कि यही है असली 0, ठीक है। अब एक और लॉ बताता हूं, चार्ल्स लॉ ने एक और फॉर्मूला दिया था, चार्ल्स ने एक और फॉर्मूला दिया था। सिर्फ वो फॉर्मूला नहीं था कि टेम्परेचर घटाओगे तो वॉल्यूम घट जाएगा, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, वो तो सिंपल फॉर्मूला था। एक और फॉर्मूला दिया था टेम्परेचर और वॉल्यूम वाला, वीटी,
वॉल्यूम एट टी डिग्री सेल्सियस वो इक्वल होता है वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस। अगर आपको 0 डिग्री सेल्सियस का वॉल्यूम पता है और इसके मल्टीप्लाई में आएगा 273, 3.16 होता है, उसको हम छोड़ सकते हैं, प्लस में टी डिग्री सेल्सियस डिवाइड में 273 डिग्री। ठीक है, ये एक फॉर्मूला भी आया था कि अगर आपको यहाँ वीटी का मतलब है, वीटी का मतलब है वॉल्यूम एट टी डिग्री सेल्सियस, टी डिग्री सेल्सियस, ये डिग्री सेल्सियस में। अब याद रखना, अभी मैंने बताया कि एसआई यूनिट टेम्परेचर का क्या होता है, केल्विन। लेकिन इस फॉर्मूले में हमेशा डिग्री सेल्सियस यूज होएगा। अगर आपने केल्विन यूज कर लिया तो वो गलत हो जाएगा। याद रख लेना बेटा, सीधी और साफ बात, इस फॉर्मूले में डिग्री सेल्सियस ही यूज करना है, केल्विन यूज नहीं करना, वरना फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आंसर गलत आएगा। ये डिग्री सेल्सियस में है, इसीलिए नीचे लिख रहा हूँ वीटी मतलब डिग्री सेल्सियस। टी, कोई किसी गैस का टी टेम्परेचर पर, टी मान लो 10 डिग्री सेल्सियस पर कुछ वॉल्यूम आपको पता है किसी गैस का, और उसी गैस का 0 डिग्री सेल्सियस पर वॉल्यूम, वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस पर अगर आपको पता है तो 0 के अलावा किसी भी डिग्री सेल्सियस पर आप उसका टेम्परेचर निकाल सकते हो। या टी डिग्री सेल्सियस पर अगर आपको उसका वॉल्यूम पता है तो आप उसका 0 डिग्री सेल्सियस पर टेम्परेचर वॉल्यूम निकाल सकते हो। ठीक है, इस फॉर्मूले को यूज करके। तो ये फॉर्मूला भी आपको याद करना, वॉल्यूम को टाइम के साथ मल्टीप्लाई के रिलेशन में क्यों रखते हैं। टाइम नहीं है बेटा, ये डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर एट टी, टी डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, टेम्परेचर है टी, टाइम नहीं है ये बेटा। अलीशा, समझ में आ गया? अरे मैंने नीचे लिखा है टी डिग्री सेल्सियस, ठीक है, ये टाइम नहीं है बेटा, दिस इज नॉट टाइम। ठीक है, तो ये टी डिग्री है, डिग्री लिख देता हूँ, डिग्री सेल्सियस है ना, कंफ्यूजन ना रहे। सेल्सियस में फिर से गड़बड़ लगी, टी डिग्री, डिग्री लिख दिया मैंने इसको, ताकि ताकि ये टेम्परेचर कंफ्यूज ना करे। ठीक है, दैट्स इट, नथिंग स्पेशल। तो ये टी डिग्री है, यानी कि इसका एग्जांपल आप ले सकते हैं कि मान लो कि आपको 15 डिग्री है, तो यहाँ टी का मतलब है 15 डिग्री के ऊपर, 15 डिग्री सेल्सियस पर किसी गैस का वॉल्यूम जो था वो कितना था, वो मान लो कि 10 लीटर था। आप 0 डिग्री सेल्सियस पर उस गैस का वॉल्यूम निकालना चाहते हो, इस फॉर्मूले में भर दो, बस बात खत्म। ठीक है, ये ऐसे है, ऐसे काम करता है। ओके, दैट्स इट। तो चलिए अब इससे नेक्स्ट कुछ करते हैं। ठीक है, इससे नेक्स्ट देखते हैं कौन सा लॉ आएगा, वो आपके सामने। अब देखिए भाई, ए सैंपल हैज द वॉल्यूम, तो यहाँ पर आपके पास में एक वॉल्यूम V दे रखा है, V1 मान लो इसको, 500 सेंटीमीटर क्यूब। टेम्परेचर दे रखा है T1 373 केल्विन। ठीक है, कैलकुलेट द टेम्परेचर एट विच T2 निकालना है, कैलकुलेट कह दिया उसने। वॉल्यूम विल बी V2 उसने बता रखा है 260। टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ जाता है, तो T1 V1 T1 बाय V1 इक्वल होना चाहिए T2 बाय V2, बस यही है। ये फॉर्मूला लगाइए, T2 की वैल्यू निकाल लीजिए, निकल जाएगी। डिग्री सेल्सियस में यूज करेंगे इसको, केल्विन में यूज करेंगे या डिग्री सेल्सियस में, अब ये आपके ऊपर है, यहाँ कुछ भी यूज कर सकते हैं। लेकिन जो वो पीछे वाला फॉर्मूला मैंने बताया, चार्ल्स लॉ वाला, ये फॉर्मूला आपको हमेशा सिर्फ किस में यूज करना है, ये हमेशा डिग्री सेल्सियस में यूज होने वाला है। ये फॉर्मूला, ये सम निकाल सकते हैं सभी, यस और नोट, जस्ट टेल मी, अपने आप, जस्ट आपको कैलकुलेशन करनी है, मुझे नहीं लगता इसमें कुछ है। आगे बढ़ते हैं, सिर्फ T2 की वैल्यू निकालनी है, फॉर्मूला मैंने सामने लिख दिया, सबकी वैल्यू भरो, T1 T2 V1 V2, जो वैल्यू निकालनी है T2 की वो भर सकते हो। अब आता है गेल-लुसैक लॉ, नॉट सो इम्पोर्टेंट, ठीक है, क्योंकि ये भी एक बट एक रिलेशन है। वॉल्यूम यहाँ पर क्या है, फिक्स है, यानी कांस्टेंट है, वॉल्यूम को मत बदलिए। और रिलेशन किसका है, प्रेशर टेम्परेचर का रिलेशन। ठीक है, प्रेशर और टेम्परेचर का। तो टेम्परेचर अगर इंक्रीज होता है, वॉल्यूम फिक्स है, यानी कि बंद कर दिया इसने, कंटेनर बंद है आपके पास। ठीक है, बंद कंटेनर के अंदर अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, सोचो टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो प्रेशर क्या होएगा, बढ़ेगा ना, तो टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। बंद कंटेनर को अगर आग लगा रहे हो, जैसे कुकर में, अगर कुकर के नीचे हम सब्जी वगैरह रख के, तो टेम्परेचर बढ़ जाता है कुकर के अंदर का, तो उसका प्रेशर भी बढ़ जाता है ना, हमारी सब्जी का प्रेशर की वजह से भी सब्जी जल्दी बनती है। तो इसका मीनिंग यहाँ टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो टी इक्वल लगा सकते हैं के इंटू पी, तो अब आएगा टी बाय पी जो है इक्वल आ जाएगा के। ठीक है, ये हो गया हमारा लॉ का फॉर्मूला।
सब ऐसे ही लाएँ सारे के सारे, बट आपको फिंगर टिप्स पर सभी आने चाहिए, याद रख लेना। अब उसके बाद में हम क्या कर सकते हैं, T1 डिवाइडेड बाय P1, अगर कोई गैस T1 P1 पर है तो वो कांस्टेंट होगा। दूसरा T1 डिवाइडेड बाय P2, T2 डिवाइडेड बाय P2 वो भी कांस्टेंट होगा। तो हम दोनों के लिए इकट्ठा लिख सकते हैं, T1 बाय P1 इक्वल होना चाहिए T2 बाय P2। ठीक है? तो ये दोनों रिलेशन याद रखने हैं, एक नहीं है, याद रख लेना। कहीं आप सोचो कि बस ला आ गया तो बाकी हम अपने आप बना लेंगे। दोनों रिलेशन आपको याद होने चाहिए। ये गेल-लेसाक लॉ था, सिंपल सा है, नथिंग स्पेशल इन इट। ठीक है? अब आता है एवोगैड्रो लॉ, मोस्ट इंपोर्टेंट लॉ। इसके बाद में हम लेसन खत्म करेंगे, बस ये लेक्चर खत्म करेंगे। 5 मिनट का लेक्चर बचा सिर्फ। 193.96 हरीशिका ने आंसर निकाल लिया है। गुड बेटा। श्वेता ने भी आंसर निकाल लिया, बहुत बढ़िया। ठीक है, वेरी नाइस बेटा, गुड। अब एवोगैड्रो लॉ देखो भाई, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। एवोगैड्रो लॉ ये क्या कहता है, बाकी की सारी चीजें कांस्टेंट हो तो अमाउंट ऑफ गैस, ये रिलेशन है बिटवीन अमाउंट ऑफ गैस एंड वॉल्यूम, गैस और वॉल्यूम के बीच में। तो जरा देखो, सब चीजें कांस्टेंट है, मतलब बंद है, सीधी सी बात ये है। ठीक है, प्रेशर कांस्टेंट है, तो बंद नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पिस्टन लगा होगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर पिस्टन है, डेफिनेटली ये बंद नहीं होना चाहिए, क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर रखा ना हमने, तो ये बंद नहीं है। अब जरा देखिए, इसी के अंदर मान लो कि यहाँ पर कुछ मॉलिक्यूल्स गैस के पड़े हुए हैं। अब मैं कुछ और मॉलिक्यूल इसके अंदर, 1 मोल और 1 मोर मोल इसके अंदर डाल देता हूँ। ठीक है, तो एक और मैंने ऐड कर दिया, 1 मोर मोल ऐड हो गया इसके अंदर। तो क्या होगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ेंगे, प्रेशर कांस्टेंट है तो ये ऊपर उठ जाएगा ना, पिस्टन ऊपर उठ जाएगा। तो नंबर ऑफ मोल अगर बढ़ते हैं, ठीक है, तो वॉल्यूम 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 जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, पिस्टन ऊपर उठेगा तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, तो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ मोल के। दैट इज एवोगैड्रो लॉ। वॉल्यूम बढ़ाओगे तो नंबर ऑफ मोल बढ़ जाएंगे, क्योंकि बाकी की सारी चीजें आपने कांस्टेंट रखी हुई है, वरना वॉल्यूम नहीं बढ़ेगा। यानी अमाउंट बढ़ाओगे सब्सटेंस का, तब उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा अपने आप, प्रेशर क्योंकि कांस्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ हम सीधा लिख सकते हैं V इक्वल एन इंटू के इंटू एन लिखे, है ना, के कॉन्स्टेंट इंटू एन। तो हम लिख सकते हैं V बाय एन इक्वल कॉन्स्टेंट। ये आ गया आपका ला, सीधा ला है, बहुत सिंपल सिंपल है सारे के सारे। V बाय एन जो है वो कॉन्स्टेंट होता है। अब इसी को लिख सकते हैं V1 बाय N1 इक्वल कॉन्स्टेंट, और V2 बाय N2 ये भी कॉन्स्टेंट है। तो सीधा डायरेक्ट इसका मीनिंग है कि V1 बाय N1 इक्वल होता है V2 बाय N2। ठीक है, और इस तरह से ये दूसरा फॉर्मूला बन गया एवोगैड्रो लॉ का। अब सभी फॉर्मूलाज को बना के मिला के समझ में आ गया ना सबको, कोई डाउट है? सारे सिंपल सिंपल लॉ है। अब हम आइडियल गैस को गैस की इक्वेशन को एक्सप्लेन करने वाले हैं। समझ में आ गया एवोगैड्रो लॉ? इसके बेस पर अब आइडियल गैस की इक्वेशन हम डिराइव करने वाले हैं। आइडियल गैस इक्वेशन, यस और नोट? सिर्फ युवराज को समझ में आया बेटा, बाकी के कहाँ हैं? ठीक है, ओके। तो चलिए अब आइडियल गैस इक्वेशन को पढ़ते हैं। आइडियल गैस इक्वेशन में बाकी सारे लॉज को हम यूज करने वाले हैं। तो बॉयल्स लॉ, सबसे पहले आइडियल गैस इक्वेशन में बॉयल्स लॉ को पढ़ते हैं। तो बॉयल्स लॉ क्या कहता है? बॉयल्स लॉ इट स्टेट्स दैट वॉल्यूम जो है, मैं वॉल्यूम के हिसाब से सारे लॉ पढ़ने वाला हूँ, याद रखना, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1 बाय पी के। ये बॉयल्स लॉ है, सीधा यहाँ से भी डायरेक्ट याद कर सकते हैं। टेम्परेचर कांस्टेंट है, मैं कांस्टेंट वर्ड यहाँ नहीं लगा रहा हूँ, सीधा आपको डिराइव करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, चार्ल्स लॉ, चार्ल्स लॉ क्या कहता है? वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टी के। सीधा शॉर्ट फॉर्म में यहाँ से आप याद रख सकते हो, बाकी की इक्वेशन है इसके बेस पर बनाओ तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, और एवोगैड्रो लॉ क्या कहता है? गेल-लुसैक लॉ हम इसमें यूज नहीं करेंगे। एवोगैड्रो लॉ क्या कहता है? वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ मोल के। तो तीनों चीजें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं प्रेशर के और वॉल्यूम के, तो 1 बाय पी इंटू टी इंटू एन, ऐसा लिख सकते हैं ये चीज। इसके बाद हम लिख सकते हैं V इक्वल, मैंने इक्वल लगा दिया इसकी जगह पर, तो अब मैं लगा रहा हूं एन आर और टी, ऐसा कुछ ये बनाने वाला हूं। कैसे बनेगा देखिए, तो 1 बाय पी पहले, सॉरी इसमें आर लगाएंगे, इक्वालिटी कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट की जगह पर, और ये आ जाएगा 1 बाय पी इंटू टी
और इनटू n, ठीक है। ये सारा इस तरह से आपके सामने आ गया। अब आप इसको v इक्वल लगा सकते हैं। देखिए p को इस तरफ ले आइए, ठीक है, तो p इस तरफ आ गया, इक्वल आ गया, n भी है इसमें, r भी है इसमें और t भी है इसमें। बन गई आइडियल गैस इक्वेशन, जो हमने सबसे पहले की थी कि अगर कोई गैस इस इक्वेशन को फॉलो करती है, क्योंकि ये सभी गैस लॉज थे जो सिर्फ गैसेस पर अप्लाई होते हैं, तो हमने जो इक्वेशन बनाई है इन लॉज को यूज करके, तो पीवी इक्वल एन आर टी, ये भी आइडियल गैस पर ही यूज होगी, जो असलियत में गैस होगी। जो गैस नहीं होगी उस पर ये वाली इक्वेशन एप्लीकेबल नहीं होगी। और कौन सी गैस नहीं होती है? जो लिक्विड हो जाती है। वो कब लिक्विड होती है? जब उसके मॉलिक्यूल पास आ जाते हैं। तो पीवी इक्वल एन आर टी, यहीं तक ये एप्लीकेबल होगा, ठीक है। तो एक लाइन में सारे लॉ आ गए आपके, और पीवी इक्वल एनआरटी, ये आइडियल गैस इक्वेशन भी आ गई। आइडियल गैस इक्वेशन याद रख लेना, ऊपर लिखा हुआ है नाम, ठीक है। अब इसी इक्वेशन से थोड़ा सा एक बढ़िया सा एक और फॉर्मूला बन जाता है, पीवी इक्वल एनआरटी है। तो अगर मैं ये कहूं कि पीवी डिवाइडेड बाय टी, अगर नंबर ऑफ मोल फिक्स हैं तो ये कांस्टेंट हो जाएंगे, और गैस कांस्टेंट तो हमेशा होता ही कांस्टेंट है, तो दोनों कांस्टेंट होते हैं। तो मैं लिख सकता हूं P1V1 डिवाइडेड बाय T1, अगर वो नंबर ऑफ मोल और R के इक्वल है। तो एक और होगी ऐसी इक्वेशन P2V2 डिवाइडेड बाय T2, ये भी NR के इक्वल हो जाएगी। NR दोनों में अगर सेम हो, नंबर ऑफ मोल अगर सेम हो, है ना, किसी गैस में, तो हम लिख सकते हैं इसी को ऊपर कि P1V1 डिवाइडेड बाय T1 इक्वल होगा P2V2 डिवाइडेड बाय T2, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारे पास एक इक्वेशन बनकर आ जाएगी। क्लियर है ना? ये ऐसे वर्क करेगा। तो यहां से अब हम यहां पहुंच जाएंगे। ये समझ में आया? ये भी आइडियल गैस इक्वेशन से ही मिलकर बनी हुई है। दैट्स इट। अब इसके बाद में एक न्यूमेरिकल है बेटा, ये आपके सामने न्यूमेरिकल है। इस न्यूमेरिकल के अंदर डाटा बता देता हूं आपको क्या क्या है, और ये लास्ट न्यूमेरिकल है। ये है 40 डिग्री, ठीक है। ये है -6 डिग्री सेल्सियस, 1 लीटर, 0.5 एटमोस्फेरिक, ठीक है, 225 सेंटीमीटर क्यूब, ये भी वॉल्यूम है। ये वॉल्यूम है, ये भी वॉल्यूम है। वो लीटर में, वो सेंटीमीटर क्यूब में है। अब जरा आंसर देखिए। प्रेशर पता है P1, P2 नहीं पता, यही निकालना आपको। वॉल्यूम पता है लीटर में है, दूसरा वॉल्यूम ml में था, उसको लीटर में कन्वर्ट कर लिया। फिर T1 पता है, ये माइनस का साइन नहीं है, ये इक्वल होना चाहिए यहाँ पे, है ना, इक्वल। इक्वल T1 कितना है, केल्विन में कन्वर्ट करना है। मैंने बोला था हर किसी को केल्विन में लेंगे, याद रख लेना, है ना। और ये T2 जो है, ये यहाँ माइनस लगा हुआ है, थोड़ी गड़बड़ है इसमें, ठीक है। ये -6 है, तो ये भी केल्विन में आ गया। T1 T2 आ गया, सबकी वैल्यू आ गई हमारे पास। ये वाला फॉर्मूला है P1 डिवाइड बाय T1, P2 V2 डिवाइड बाय T2। इसमें P2 की वैल्यू निकालिए, बाकी सब इधर ले जाइए, ये आ गया आंसर। क्लियर है सभी को? दैट्स ऑल फॉर द टुडेज लेक्चर गाइस। सबको समझ में आ गया? यस और नॉट प्लीज टेल मी ऑन द चैट बॉक्स, फिर हम लेक्चर को खत्म करने वाले हैं। बस इतना ही है आज के लेक्चर में। सबको समझ में आ गया बेटा? सर इसका क्वेश्चन कहाँ है पीछे? क्वेश्चन दिखाऊं बेटा? चलो क्वेश्चन शो करता हूँ, क्वेश्चन में थोड़ा कंफ्यूज ना हो जाए। दिस इज द क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन है, इसमें अलग अलग टेम्परेचर और वॉल्यूम्स और प्रेशर्स दे रखे हैं, जो भी दिया हुआ है, और ये उसका सॉल्यूशन है, ठीक है। यस सर। दैट्स इट, ओके। कल ये चैप्टर ही कंटिन्यू होगा बेटा। 2 लेक्चर हो चुके हैं इसके, 2 लेक्चर और, 4 लेक्चर में ये चैप्टर कंप्लीट है। लेकिन आज वाला चैप्टर ये बहुत इंपॉर्टेंट था, पीवी इक्वल एनआरटी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगले लेसन में बहुत जगह पर यूज होने वाली है, 6th लेसन के अंदर, ठीक है। दैट्स इट, मैं अब रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ, ठीक है।